हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, इस वीडियो के अंदर हम सारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है हर टॉपिक के अंदर वो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और जो भी क्लास 7 के अंदर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जो है अपने स्कूल वाले ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ओके, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले जो वीडियो का जो चैप्टर का सबसे आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सबसे पहले आपको निकाल लेना है। अपनी बुक के अंदर भी निकाल सकते हैं, या पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से क्वेश्चन 1 है कि व्हाट काइंड ऑफ टाउन्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया का जो मेडिवल पीरियड है, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरह के जो टाउन्स जो थे उस समय हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेडिवल पीरियड के अंदर जो टाउन्स होते थे वो कैसे होते थे। या तो वो होते थे टेम्पल टाउन्स होते थे, ठीक है, या फिर वो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते थे, या फिर वो होते थे कमर्शियल टाउन, या फिर वो होते थे पोर्ट टाउन। ओके, इन चारों मतलब ये 4 तरह के जो टाउन होते थे ना वो उस समय होते थे। चारों टाउन के नाम आपको क्या करने हैं, लर्न करने। ठीक है, अब जैसे कई टाउन ऐसे होते थे, मतलब बहुत सारे टाउन ऐसे होते थे जो एक साथ क्या होते थे, बहुत सारे फंक्शन को करते थे। जैसे एक ही टाउन क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो सकता था। ओके, एक ही टाउन जो है वो टेम्पल टाउन भी हो सकता था, या और उसके साथ साथ वो कमर्शियल टाउन भी हो सकता था, और वो क्राफ्ट सेंटर भी हो सकता था। मतलब अलग अलग, मतलब कोई टाउन तो सिर्फ टेम्पल टाउन होगा, लेकिन एक टाउन टेम्पल टाउन भी होगा, वो उसमें टेम्पल भी होंगे, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन भी जो होगा वो कंट्रोल होगा, वहां से जितने भी कमर्शियल मतलब जितने भी बिजनेस वगैरह होते थे वो वहां से होंगे, पोर्ट मतलब वहां पे पोर्ट वगैरह भी होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको ये आंसर जो है वो पूरा क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब जो हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, आपको अब अपनी बुक के अंदर जो आपका टॉपिक दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वो आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या है कि यहाँ पे उसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन जो बनेगा, तो उसके अंदर आपको चोला कैपिटल जो है ना उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चोला कैपिटल जो है सबसे पहले तो मतलब जो चोला कैपिटल जो है उसके अंदर एक क्या है, तंजावुर नाम का क्या है, एक टाउन है। ठीक है, अब ये जो तंजावुर टाउन जो है वो बहुत ही फेमस है। ओके, और फिर आपको मतलब ये बताना है कि ये जो टाउन है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे तंजावुर का नाम ध्यान रखना है, रिवर का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मतलब चोला कैपिटल के बारे में बताना था, लेकिन चोला कैपिटल में जो तंजावुर टाउन है ना बहुत फेमस है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब ये जो तंजावुर हुआ उसके अंदर कौन सा टेम्पल है, राज राजेश्वर टेम्पल का नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे है तंजावुर के अंदर। ठीक है, इस राज राजेश्वर टेम्पल को किसने बनाया है, तो वो बनाया है राजा राजा जो वन है ना उसने इसको बनाया। लेकिन ये जो उसका पूरा नाम है, उस राजा राजा का जो पूरा नाम है वो आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कुंजा रमलन राजा राजा पैरुंथन चचहन, ये आपको क्या करना है, आपको ये राजा राजा वन जिसने राज राजेश्वर टेम्पल बनाया है ये उसका क्या है, पूरा नाम है। अब ये इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टेम्पल के अंदर कौन से भगवान की मूर्ति है। तो जो शिव भगवान है ना उसकी जो मूर्ति है वो वहां पे उस टेम्पल के अंदर रखी गई है। इसके अलावा ये जो टेम्पल है इसके अंदर मतलब ये टेम्पल के अलावा चोला कैपिटल में और क्या है, बहुत सारी आर्किटेक्चरल मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो आर्किटेक्चरल के क्या है, फेमस है। तो ये क्वेश्चन 1 जो है वो आपको चोला कैपिटल के बारे में बताता है। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन 2 बनेगा, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई वाज तंजावुर सो फेमस। जो तंजावुर मतलब टाउन है वो फेमस क्यों है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो तंजावुर जो है वो क्या है, एक टेम्पल टाउन है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत ही फेमस मंदिर है राज राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, पहली चीज तो यही है, इसकी वजह से ही क्या है ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि जो तंजावुर जो है ना वो अर्बेनाइजेशन के लिए क्या हुआ है, मतलब वो पैटर्न मतलब बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। मतलब वहां पे एक सिटी डेवलप हो गई कुल मिला के उस टेम्पल के चारों तरफ।
ठीक है। अब मतलब एक और चीज इसके अंदर है कि जो मतलब ये जो टेम्पल है वो क्या है, मतलब इकोनॉमिकल जो है वो इकोनॉमी का क्या बन गया है, सेंटर बन गया है। मतलब यहाँ पे पैसा बहुत आता है, ठीक है। तो दूसरी ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। अब तीसरी चीज ये है कि मतलब ये जो टाउन जो है वो क्या है, जो चोला एम्पायर है उसकी क्या है, कैपिटल सिटी है, ठीक है। और ये ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कावेरी रिवर के ऊपर क्या है, मतलब क्या है, सिचुएटेड है। तो मतलब बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर मतलब ये जो मतलब तंजावुर टाउन है, मैंने बताया ना इसके अंदर वो टेम्पल है, टेम्पल की वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो तंजावुर जो है इसके अंदर वाटर सप्लाई जो होती है ना, वाटर सप्लाई के लिए बहुत सारे क्या बने हुए हैं, टैंक्स बने हुए हैं, वेल्स बने हुए हैं, ताकि लोगों को क्या है वहाँ पे प्रॉपर जो है वो क्या हो जाएगी, वाटर मिलेगी। और आर्मी के क्या है, रहने के लिए क्या है वहाँ पे बैरिक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी अगर लड़ाई वगैरह हो ना, तो मतलब इजी वे में क्या हो जाएगा वहां से वो आर्मी है तो प्रोटेक्ट मतलब अपनी जो टाउन है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो है ही है। इसके साथ साथ में क्या है, यहाँ पे क्या है, मंडा पास है, ठीक है। अब ये मंडा पास क्या होते हैं, मतलब जो तंजावुर टाउन है ना उसके अंदर मंडा पास है। मंडा पास क्या होते हैं, रॉयल कोर्ट, जहां से क्या करते हैं, मतलब जो मतलब किंग वगैरह होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या करते हैं, इशू ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं, मतलब बेचने के लिए, किसको बेचने के लिए, ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ और ज्वेलरी को बेचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जो है अलग अलग तरह की कम्युनिटीज रहती है, जिसमें क्या है, मतलब स्थपतिज है, ओके। ये नाम आपको ध्यान रखना है, स्थपतिज क्या होते हैं, ये स्कल्पटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो है ही है, वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज के मतलब वहाँ पे मतलब ये स्थपतिज हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे मतलब सलैया वीवर्स हैं। ये जो मतलब जो है ना वो वहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मूर्ति वगैरह बनाते हैं, और ये जो होते हैं वो जो जब भी कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो तंजावुर के अंदर, उरियापुर के अंदर जो टेम्पल के ऊपर जो फ्लैग लहर मतलब होता है ना, उसके लिए कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो तंजावुर जो है वो उस समय का क्या है, बहुत ही बड़ा पिलग्रिम्स टाउन भी जो हुआ है, वो था उस समय के टाइम पे, ठीक है ना। और आज भी है ये कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है ना लोग बाग जो है वो विजिट करने को, देखने जाते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो तंजावुर जो है ना, इतने सारे पॉइंट की वजह से क्या है, फेमस है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कम्युनिटीज इन्वॉल्व द टेम्पल एक्टिविटीज, मतलब जो तंजावुर के अंदर जो टेम्पल्स होते थे वहां पे, और मतलब जो उन कम्युनिटीज के आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती है, जैसे यहाँ पे सलैया वीवर्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सलैया वीवर्स जो है वो तंजावुर में तो रहते ही हैं, साथ साथ में उरियापुर जो एक टाउन है ना, वहां पे भी क्या है, सलैया वीवर्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो मतलब जो टेम्पल के ऊपर जो फ्लैग्स लगता है ना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो सलैया वीवर्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मतलब जो स्वामी मल्लाई जो एक जगह का नाम है, वहां के जो स्थपतिज हैं, मतलब जो मूर्ति बनाने वाले लोग होते हैं, वो किसकी मूर्ति बनाते हैं, कौन सी मेटल की मतलब मूर्ति बनाने के लिए फेमस है, तो ब्रोंज आइडोल्स और मेटल लैम्प्स बनाने के लिए क्या है, वो फेमस है। तो आपको अगर वहाँ कम्युनिटीज मतलब कौन कौन सी दूसरी कम्युनिटी, तो सलैया वीवर्स लिखना है, प्लस उसके साथ साथ में ये जो स्थपतिज हैं उसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये सलैया वीवर्स कहाँ पे है, तंजावुर और उरियापुर का नाम लिखेंगे, और स्वामी मलाई के अंदर आप क्या लिखेंगे, स्थपतिज का क्या करेंगे, आप नाम लिखेंगे, ओके। अब आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, ओके। मतलब टेम्पल टाउन क्या होते हैं, ऐसे टाउन जिसके अंदर टेम्पल हो उसको हम टेम्पल टाउन कहेंगे। और पिलग्रिमेज सेंटर मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसे टाउन जिसके अंदर टेम्पल तो है ही है, लेकिन वहां पे क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे तीर्थ स्थान होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पिलग्रिमेज सेंटर भी क्या करता है, कहलाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन 1 जो यहाँ पे बनने वाला है वो है डिस्क्राइब द टेम्पल टाउन्स एज अ कमर्शियल सेंटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब ये बताना है कि जो टेम्पल टाउन्स जो होते हैं
वो कमर्शियल सेंटर कैसे होते हैं ये बताना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मतलब ये मतलब लिखना पड़ेगा कि जो टेम्पल टाउन्स जो होते हैं वो क्या होता है, अर्बनाइजेशन का क्या होता है, सेंटर होता है सबसे पहले। मतलब वहां पे मतलब क्या होती है, जैसे सिटी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे बाजार होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहां पे होता है, तो अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है वहां पे, ठीक है। अब दूसरा है कि मतलब दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा इसके अंदर कि इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो रूलर्स जो होते हैं वो मतलब जो राजा लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो, तो उसका कुछ आंसर भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो रूलर्स होते थे वो टेम्पल्स बनाते थे। क्यों बनाते थे वो, मतलब जो उनके जो डाइटीज होते हैं, भगवान होते हैं, उनके प्रति वो क्या बताते हैं, डिवोशन को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मंदिर बनेंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो होगा वो क्या होगा, पैसा आएगा, और पैसा आने का मतलब क्या होता है, वो कमर्शियल सेंटर हो गया। इसके बाद में आप एक और मतलब इसके बाद में आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि जो टेम्पल्स बन गए, अब टेम्पल्स बनने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो जो टाउन होगा वो इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। मतलब वहां पे मतलब पैसा भी आएगा और सोसाइटी भी क्या होगी, उसके चारों तरफ क्या होगी, डेवलप होगी, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे अब रूलर्स ने टेम्पल्स तो बना दिए, लेकिन टेम्पल्स बनेंगे कैसे, तो टेम्पल्स बनने के लिए वो क्या देगा, जो रूलर्स होगा वो लैंड देगा, ठीक है, मनी भी देगा उसके साथ साथ में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो जो लैंड और मनी दे रहा है वहां पे रूलर्स, उससे क्या होगा, तो जितनी भी टेम्पल्स के अंदर जितनी भी रिचुअल्स होती हैं वो परफॉर्म होगी। जितने भी वहां पे मतलब जो पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनको उससे खाना खिलाया जाएगा। जितने भी टेम्पल्स के अंदर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए वो पैसा जो है वो क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राजा तो दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन से लोग जो होते हैं वो मतलब वहां पे मतलब जो टेम्पल को क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। तो जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, टेम्पल के लिए क्या कहते हैं, मतलब दान देते हैं ना, तो डोनेशन करते हैं, ओके। अब ये जो इतना भी पैसा आया, ओके, जितनी भी वेल्थ आई टेम्पल के नाम से, जितनी भी वेल्थ आई, तो उसका क्या यूज किया जाता है, मतलब वहां पे उस टाउन के अंदर ट्रेड करने के अंदर उसको यूज किया जाएगा, बैंकिंग के अंदर उसको यूज किया जाएगा। तो ऐसे समझ में आया कि कैसे टाउन जो होते हैं वो कमर्शियल सेंटर, मतलब पैसा, मतलब वहां पे पैसा कैसे आता है, वो सारे पॉइंट्स जो है वो हमें क्या करने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है उसके अंदर आपको फिर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ वाज वेल्थ ऑफ द टेम्पल्स यूज्ड, मतलब जो टेम्पल के अंदर वेल्थ आ रही है वो किस चीज के अंदर काम में आ रही है। तो मैंने बताया था ना अभी क्या कि टेम्पल के अंदर जो वेल्थ आएगी वो फाइनेंस करने के अंदर काम में आएगी, ट्रेड करने के अंदर काम में आएगी, एंड बैंकिंग करने के अंदर काम आएगी। तो पहले का आंसर ये है, ठीक है। हाउ डिड टेम्पल्स टाउन्स ग्रो, मतलब टेम्पल से टेम्पल टाउन कैसे बने, मतलब टेम्पल टाउन कैसे बने, ठीक है। वो बने टेम्पल से, पहले मंदिर था, फिर मंदिर के चारों तरफ सोसाइटी डेवलप हुई, उससे टेम्पल टाउन बना। लेकिन कौन कौन से लोग जो हैं वो टाउन बनाने के अंदर वहां पे मतलब रहने आए, तो उसके अंदर कौन कौन से आपको लिखने हैं कि जैसे वहां पे मतलब टेम्पल बना तो प्रीस्ट आए, बहुत सारे उसके साथ साथ में वर्कर्स आए, आर्टिशियन आए अपना सामान बेचने के लिए, ट्रेडर्स लोग आए, वो क्या हुए, उस टेम्पल के चारों तरफ क्या हो गए, वो सेटल्ड हो गए, और वहां पे क्या बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, टाउन बन गया। तो इस तरीके से क्या हुए, टेम्पल टाउन ग्रो हुए। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है ना टेम्पल टाउन ग्रो, तो ये जो मैंने आपको जितना भी यहाँ पे ये अभी बताया ना, तो यहाँ तक ग्रू तक आपको क्या कर देना है, उसको लिख देना है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि मतलब जो टेम्पल्स है उसके मतलब वहां पे कौन कौन से टाउन एमर्ज हुए, अगर उसके नाम अगर आपको पूछे जाते हैं तो वो आपको लिखना है, मतलब उसका नाम होगा बिलास वमिन, ठीक है। बिलास, ये वाला जो नाम है ना बिलास वामिन, इसका नाम जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है। प्लस इसके साथ साथ में सोमनाथ का जो नाम है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जो सोमनाथ है वो गुजरात के अंदर है, बिलास वामिन जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन है, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं कांचीपुरम एंड मदुरई, ये वाला नाम जो है ना वो लिख सकते हैं। वो पूछेंगे कि कहाँ पे है, तो वो लिखेंगे तमिलनाडु में है। इसके अलावा तिरुपति है, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये सारा जो है वो आपको क्या करना है, इसके अंदर बताया है कि जो टेम्पल्स के अंदर वेल्थ आती थी वो किसमें यूज की जाती थी, टेम्पल से टेम्पल टाउन कैसे बने, कुछ टेम्पल टाउन के जो है वो नाम आपको जो है वो बताने हैं। ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो है कि विच पिलग्रिमेज सेंटर्स डेवलप इनटू टाउनशिप, मतलब जैसे काफी जो तीर्थ स्थान है
फिर वो कैसे टाउनशिप में बने, ठीक है, वही लोग बाग उसके चारों तरफ सेटल होंगे, तो वही क्या हो जाएगा, मतलब टाउनशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो पिलग्रिमेज सेंटर्स और स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप, मतलब धीरे धीरे लोग बाग क्या हो, जैसे तीर्थ स्थान था उसके वहां पे भी क्या हो गया, वो सेटल होने लगे, ठीक है, और वो टाउनशिप में कन्वर्ट हो गया। अब आपको कुछ पिलग्रिमेज सेंटर्स के नाम बताने हैं, जिसके मतलब जैसे वृंदावन है, ठीक है, ये क्या है, पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है, ये भी क्या बन गया, बाद में टाउन बन गया, ठीक है। तिरुवन्नन मलाई जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये भी क्या है, ऐसे टाउन्स है जो क्या बन गए, मतलब पिलग्रिमेज सेंटर थे, जो बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, टाउनशिप के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अजमेर कहाँ पे है, अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। कौन से जो चौहान किंग थे उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बनाया था, कौन सी सेंचुरी के अंदर बनाया था, 12th सेंचुरी के अंदर इसको अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। उसके बाद में 12th सेंचुरी के बाद में कौन आए थे, मुगल्स लोग आए थे, जिन्होंने इसको क्या बनाया, अजमेर को सुबह हेडक्वार्टर्स बना लिया, ठीक है। अब ये भी जो अजमेर जो है ना, वो काफी रिलीजियस मतलब धर्म के हिसाब से क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे, मतलब जो 12th सेंचुरी के अंदर क्या थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो क्या थे, सूफी संत थे, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम ध्यान रखना है, सूफी संत का नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये भी जो है वहां पे बहुत क्या हुए थे, फेमस हुए थे, और इनके जो काफी लोग जो तो क्या थे, डिवोटी थे, भक्त थे, ठीक है। अब जो अजमेर थी, अजमेर के अंदर क्या है, एक पुष्कर लेक है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या है, प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि काफी जो तीर्थ मतलब जो होते हैं ना, पिलग्रिम्स जो है वो आने लगे, और उसके बाद में पूरी पूरी की जो पुष्कर जो है वो पूरे के वहां पे भी क्या मतलब वो था ना, पिलग्रिम्स आने लगे वहां पे, तीर्थ स्थान है ना पुष्कर भी, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर है। और फिर इसके बाद में वो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग बाग जो है वो पुष्कर के अंदर क्या हो गए, सेटल हो गए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 3 है हमारा, कि कैसे पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है, वृंदावन है, तिरुवन्नमलाई है, पुष्कर है, अजमेर है, कैसे ये टाउनशिप के अंदर बदले, तो ये पूरा आंसर जो है, इससे सारे पॉइंट जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, कंसीडर किए जाएंगे, ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्ज एंड बेल मेटल, क्या होता है। तो ब्रॉन्ज यहाँ पे मैंने बताया कि ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और जो टिन होती है उसका क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। और जबकि बेल मेटल क्या होती है, बेल मेटल के अंदर क्या होता है कि ब्रॉन्ज के कंपैरिजन जो होता है वो टिन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब बेल लाइक साउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज है उसके अंदर कॉपर और टिन होगा, लेकिन जो बेल मेटल होगी उसके अंदर ब्रॉन्ज के कंपैरिजन क्या ज्यादा होगा, टिन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और ब्रॉन्ज जो होता है वो क्या करते हैं, बेल लाइक साउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन 5th है उसके अंदर आपको बताना है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होती है वो ब्रॉन्ज की जो मतलब जो मूर्तियां वगैरह होती है ना उसको बनाने के अंदर काम में आती है, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि जो चोला ब्रॉन्ज स्टेचू थे ना, चोला ब्रॉन्ज स्टेचू, ठीक है, वो जो मूर्तियां होती थी वो कौन सी टेक्निक से बनाई जाती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी, ओके। तो सबसे पहले इस टेक्निक में होता क्या था कि वैक्स की क्या बना लोगे आप, कोई भी क्या बना लोगे, एक इमेज बना लोगे, ठीक है। फिर वो इमेज बना ली, उसके बाद में उसके चारों तरफ क्या लगा दोगे, क्ले लगा दोगे। फिर उसको क्या बात क्या करोगे, उस को हीट करोगे। हीट करने के बाद में क्या करोगे, उसमें से टाइनी होल एक छेद कर दोगे, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर फिर मतलब क्या होगा, अगर हमने हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद में क्या होगा कि जितनी भी उस इमेज के अंदर जितनी भी वैक्स थी ना वो मेल्ट होके क्या हो जाएगी, उस छेद के थ्रू क्या हो जाएगी, होल के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब वैक्स तो बाहर निकल गई, अब हम उस वैक्स को बाहर निकालने के बाद में क्या डालेंगे, उसके अंदर मोल्टन कोई भी मेटल जो होती ना वो उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद मतलब उस मतलब डालने के बाद में क्या करेंगे, उसको मेटल को सॉलिडिफाई होने देंगे, ठीक है। कुछ देर तक ठंडा होने देंगे, फिर सॉलिडिफाई हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो मेटल जो होगी वो जब सॉलिडिफाई हो जाएगी तो उसकी जो क्ले है उसको क्या कर देंगे, हम केयरफुली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरीके से क्या होंगे कि जो ब्रॉन्ज के जो स्टैचू जो होते थे वो चोला एम्पायर के टाइम में क्या होते थे, इस तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। और लास्ट में जो आपको स्टैचू मिलेगा उसको आप क्लीन कर देंगे और पॉलिश कर देंगे, तो एकदम मतलब क्या होगा, मतलब ऐसी मूर्ति आपको दिखेगी, मतलब एकदम फिनिशिंग वाली मूर्ति होगी। तो दिस टेक्निक इज ए लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है, ओके।
हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हम क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। ओके, इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम पढ़ेंगे। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हम पढ़ लेंगे। और उन्हीं क्वेश्चन के अंदर क्या एमसीक्यूज बन सकता है, क्या वन वर्ड वाला क्वेश्चन बनेगा, तो वो सारे जो मैं आपको क्या कराऊंगी यहाँ पे आपको कवर करा दूंगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो भी सारे क्या हो जाएंगे आपके कवर हो जाएंगे। ओके, और मतलब क्वेश्चन आंसर्स करने पहले से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को आप देखने के बाद क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और इनको जो आपके क्लास 7 के जितने भी फ्रेंड्स अगर हैं उनको ये वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और उनको इस चैनल के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ स्मॉल टाउन्स। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन 1 के अंदर क्या पूछा गया है कि जो पहले जो मेडिवियल पीरियड जो था उसके अंदर जो छोटे छोटे टाउन्स होते थे उनके अंदर क्या क्या काम होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो छोटे जो स्मॉल टाउन्स जो होते थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मतलब कब से बनना चालू हुए थे। ओके, तो आपका इसका आंसर है कि 8th सेंचुरी के से मतलब क्या हुए कि छोटे छोटे टाउन्स जो है वो बनने लगे। अब ये जो छोटे छोटे टाउन्स होंगे वो बनकर क्या मिलाएंगे, लार्ज विलेजेस जो है एक बड़ा गांव बना देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई इतनी बात। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया है, यहाँ पे मंडपी का हाईलाइट किया है, हट्टा हाईलाइट किया है, तो आपको ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मंडपी का क्या होता है, हट्टा क्या होता है, व्हाट इज हट्टा क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको जो है मैंने ये जो लाइन लिखी है मंडपिका की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है, हट्टा का डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मंडपिका क्या होता है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, मंडी। जैसे कपड़ा मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, फ्रूट मंडी मतलब फलों का मतलब जहाँ पे मतलब फल मतलब फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्राफ्ट का कोई जगह मतलब जहाँ पे क्राफ्ट के सामान मिलते हैं तो उसको हम क्राफ्ट मंडी भी बोल देते हैं। ठीक है ना, और ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो उस समय जो मंडपिका जो होता था उसका मतलब ये होता था कि एक ऐसी मतलब गांव के अंदर जो बड़े बड़े गांव बन गए थे ना, उसके अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होते थे, विलेजर्स जो होते थे वो अपना सामान जो है मतलब वो क्या करते थे, सेल करने के लिए लेकर आते थे। ठीक है, उसको बोलते थे हम मंडपिका। लेकिन आज के टाइम में जो मंडी होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान जो होती है वो सेल करने के लिए, जैसे मैंने बोला कपड़ा मंडी होगी तो वहाँ कपड़ा सेल होगा, सब्जी मंडी होगी तो वहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल सेल होंगे। इसके अलावा ठीक है ना, तो इससे ठीक है ना, जैसा सामान होगा उसके अकॉर्डिंग उस मंडी का नाम रखा जाएगा। इसके अलावा अब हट्टा क्या होता है, तो उस समय हट्टा का मतलब ये होता था, और आज के टाइम इसको हम बोलते हैं हाट बाजार। ठीक है, तो हट्टा का मतलब उस समय होता था कि मतलब जो गांव की जो गलियां होती थी, ठीक है, उसके अंदर एक मार्केट लगता था। उस मार्केट के अंदर क्या होती थी, जो शॉप्स होती थी वो क्या होती थी, लाइन से लगी रहती थी। ठीक है, अब उस लाइन मतलब जो शॉप जो है लाइन पे लगी थी, तो वो शॉप्स लगती किस चीज की थी, तो उसके अंदर अलग अलग तरह की मतलब शॉप्स लगती थी। जैसे आर्टिशन, जैसे पोटर मतलब जैसे मटकी वाले होंगे वो अपनी शॉप लगाएंगे, ऑयल प्रेशर वाले होंगे वो अपनी शॉप लगाएंगे, शुगर मेकर शक्कर बनाने वाले अपनी शॉप लगाएंगे, टोरी मेकर से इस तरीके से, स्मिथ होगा जैसे ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, ये है, तो ये भी अपनी क्या लगा सकते हैं, वहां पे शॉप शॉप लगा सकते हैं। जैसे स्टोन मैसन मतलब ठीक है ना, जो पत्थर वगैरह बनाते हैं ना बिल्डिंग का जो मटेरियल बेचने वाले वो लोग जो है वो अपनी दुकानें लगाएंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे लोग बाग आ तो गए, ठीक है ना, अब ये जो शॉप लगाते थे ना ट्रेडर्स, वो क्या होते थे कभी कभी तो क्या उसी गांव में से मतलब रहते थे, कुछ ट्रेडर्स तो वहीं से उसी गांव के होते थे, लेकिन जो काफी जो होते थे वो फार एंड मतलब बहुत दूर दूर से आते थे। क्या करने आते थे वहां पे, जो लोकल मार्केट जो होता था उसको बाय करने आते थे। ठीक है, और जो वो अपना प्रोडक्ट लेके आते थे उसको बेचने आते थे। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी चीजों को खरीदते थे, कौन कौन सी चीजों को बेचते थे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम लिखे, जैसे हॉर्स है, सॉल्ट है, कैम्फोर है, सेफ्रॉन है, बीटल नट है, स्पाइसेस है, स्पाइसेस में लाइक पीपर है, क्लोव्स है, कार्डामन है। तो ये सारी चीजें जो है वो खरीदने और बेचने के लिए वो उस समय क्या आते थे, गांव में आते थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे टाउन है वो कौन सी सेंचुरी के अंदर बने, मंडपिका क्या होती है, हट्टा क्या होता है,
अब ये जो शॉप्स होती है उसमें कौन कौन से लोग अपनी शॉप लगाएंगे, क्या क्या चीजों को वो खरीदेंगे बेचेंगे, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करते हैं, मतलब समझते हुए जाना है प्लस इसको लर्न करते हुए जाना है। तो ये जो आंसर्स होते हैं उसको आप या तो अपनी बुक के अंदर भी टिक कर सकते हैं और क्वेश्चन जो है उसके सामने डिक्टेट कर लीजिए, वहां पे भी ये सब आपको क्या मिलेगा, अपने बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, सिस्टमेटिक अरेंज करके आपको बता दिया और सब एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन 2 जिसके अंदर पूछा गया है, हु एडमिनिस्ट्रेटेड द स्मॉल टाउन एंड हाउ। अब क्या हुआ कि जो स्मॉल टाउन्स जो गए वो बन तो गए, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटेड कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, और चलाएगा तो कैसे चलाएगा, एंड हाउ, और कैसे चलाएगा। तो जो छोटे टाउन होते थे उसको चलाते थे सामंताज और जमींदार। ठीक है, तो ये लोग जो होते थे वो स्मॉल टाउन जो है उसको क्या करते थे, मैनेज एडमिनिस्ट्रेटेड करने का क्या करते थे, काम करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, या तो उस गांव के अंदर ही रहना पड़ेगा या फिर पास वाले जो गांव के बिल्कुल पास में रहना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि मतलब उसके गांव के अंदर ही या गांव से मतलब थोड़ी जो दूर है वहां पे क्या रहेंगे, वो फोर्टिफाइड पैलेस बना के क्या रहेंगे, वो रहेंगे, ताकि मतलब जो बड़ी बड़ी दीवारें होती ना ऐसे मकानों में वो रहेंगे। ठीक है, अब वहां रह के अब उनको क्या करना है, छोटे छोटे टाउन को एडमिनिस्ट्रेट करना, चलाना है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है, टैक्स लेंगे, किससे लेंगे वो टैक्सेस, जो वहां पे ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, आर्टिशन जो मतलब जो वहां पे ट्रेड करते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, आर्टिशन से टैक्स लेंगे। ठीक है ना, और फिर उन्होंने क्या करा, कभी कभी तो ये ये जो मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने का काम जो है वो जो लोकल टेम्पल जो होते थे ना उनको भी क्या कर दिया था, कलेक्ट करने का राइट दे दिया था कि वो भी क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये बताया गया है कि वो जो टेम्पल्स होते थे ना, वो जो टेम्पल्स जो लोग बनाते थे, रिच मर्चेंट जो बनाते थे ना, वो भी टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, तो मतलब टैक्स कौन कौन कलेक्ट कर सकता था, सामंताज और जमींदार भी कर सकते थे। कुछ जो मर्चेंट रिच होते थे जो लोकल टेम्पल बनाते थे वो भी टैक्स कलेक्ट करने को उनको भी राइट था। तो जो भी मतलब और उन जो ये जो मर्चेंट थे ना उनको जो मतलब ये भी राइट था कि वो इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड मतलब लिखवाने का भी क्या था, मतलब उनको राइट्स दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन आंसर है कि जो स्मॉल टाउन जो है कैसे एडमिनिस्ट्रेटेड होता था, तो सामंताज और जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटेड करते थे। और कैसे करते थे, टैक्स लेके, और किस किस से करते थे, टैक्स लेते थे, वो आपको पूरा यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा वो बताया गया है कि जो टेम्पल की जो अथॉरिटीज जो थी वो क्या करती थी, टैक्सेस लगाती थी। ठीक है, तो टैक्स जो है वो किन किन चीजों के ऊपर लगाती थी, ठीक है, ये बताया गया है। और टैक्स किन किन चीजों पे लगाती थी, किससे लेती थी, ये भी आपको क्या करना है, पूरा इसके अंदर आपको बताना है कि कैश में लेती थी, कैसे लेती थी। ठीक है, तो ये जो हमें बताया गया ना कि जो टेम्पल अथॉरिटीज जो है वो क्या करती थी, टैक्स कलेक्ट करती थी, लेकिन इसका क्या प्रूफ है, तो जो राजस्थान के अंदर क्या मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है 10th सेंचुरी के अंदर, राजस्थान के अंदर क्या मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे ये पता चलता है कि जो टेम्पल अथॉरिटी जो होती थी वो टैक्स लगाती थी। अब जो ये टैक्सेस जो होते हैं वो किस किस के पर लगता था, तो इनके नाम जो है वो यहाँ पे आपको दिए हैं, शुगर है, जैगरी है, डाइज है, थ्रेड है, कॉटन है, कोकोनट है, सॉल्ट, नट्स, बटर, सीसम ऑयल एंड क्लोथ, इनके ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, अब ये तो लगता था चीजों पे तो टैक्स लगता था, लेकिन जो मतलब टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, मतलब जैसे जो कोई गोल्ड का ट्रेडर है, डिस्टिलर है, मतलब ये जितने भी गोल्ड, डिस्टिलर, ऑयल, कैटल फॉडर है, ग्रेन है, इनके जितने भी ट्रेडर्स होते थे वो भी क्या करते थे, टैक्सेस वर कलेक्ट, इनसे भी क्या लिया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और मतलब जो टैक्सेस जो होता था वो केवल ओनली सम ऑफ द टैक्सेस वर टेकन इन कैश, मतलब जो अधिकतर तो मतलब टैक्सेस जो होते थे कुछ ही, मतलब जो टैक्स होता था वो कैश के अंदर जो है वो भी लिया जाता था। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे बताया, मतलब एक तो चीज जैसे शुगर के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो मतलब जैसे कोई शुगर मेकर है तो वो क्या करेगा, जितनी शुगर बनेगी उसका 30% शुगर जो है वो किसको दे देगा, टेम्पल अथॉरिटी को दे देगा। लेकिन कुछ चीजों के अंदर जो टैक्स होता है वो कैश भी लगता था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है मैंने आपको यहाँ पे क्या किए हैं, 3 क्वेश्चंस बताए हैं, तो ये आपको क्वेश्चन भी लर्न कर लेने हैं। इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है वो भी मैंने आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। ओके, ट्रेडर्स का मतलब जो ट्रेड करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। ओके, अब ये जो ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स भी हो सकते हैं या फिर बिग ट्रेडर्स होते हैं, मतलब छोटा ट्रेड करने वाले, छोटा बिजनेस करने वाले को स्मॉल ट्रेडर्स,
और बड़ा बिजनेस करने वाले को बिग ट्रेडर्स कहेंगे। ओके, इससे रिलेटेड आपका जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 यहाँ पे जो बनने वाला है वो है डिस्क्राइब बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। ओके, आपको मेडिवल पीरियड के अंदर जो स्मॉल ट्रेडर्स है, बिग ट्रेडर्स कौन कौन से थे उनके बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे बंजारास के बारे में और मेनली हॉर्स ट्रेडर के बारे में आप इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इस आंसर में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बंजारास क्या होते हैं। बंजारास जो होते हैं वो नोमेडिक होते हैं, मतलब एक जगह रह के बिजनेस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब कोई भी एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जैसे ऊंट गाड़ी हुई, बैल गाड़ी हुई, उस पे क्या ले लेंगे, सामान ले लेंगे और उसको जगह जगह पे जाके क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, बेचेंगे उसको। ठीक है, ये होते हैं बंजारास। ओके, अब जो हॉर्स ट्रेडर्स क्या होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये हॉर्स का क्या करेंगे, बेचने का काम करेंगे। ठीक है ना। अब ये जो हॉर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। किसके साथ में एसोसिएशन बनाते हैं, जो मतलब उस गांव का जो हेडमैन होता है, मतलब जो मेन आदमी होता है उसके साथ में, मतलब क्या करते हैं, मतलब उनके साथ में क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए, उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये हेडमैन के साथ क्यों जुड़ते हैं, तो ये हेडमैन क्या काम करेगा, ये हेडमैन जो है वो उस हॉर्स ट्रेडर के बिहाफ, मतलब हॉर्स ट्रेडर की तरफ से किससे मतलब बातचीत करेगा, जो उस गांव के जो वॉरियर्स होंगे, मतलब जो आदमी होंगे ना, उनके साथ बात करेगा। क्या बात करेगा, हॉर्स को मतलब बेचने के मतलब से रिलेटेड जो है वो बात करेगा और उसके बारे में क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा, मतलब कुल मिला के बिजनेस की बात करेगा। ठीक है ना। तो मतलब ये हॉर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट जो होते हैं वो बात नहीं करते थे। हॉर्स ट्रेडर्स जो होते हैं सबसे पहले हेडमैन के साथ क्या कर लेते थे, एसोसिएट हो जाते थे, जुड़ जाते थे, और फिर ये जो हेडमैन होता था वो क्या करते थे, उसके बिहाफ में, उसकी तरफ से क्या करते थे, मतलब जो वॉरियर्स होते थे, गांव के जो दूसरे आदमी होते थे, उनके साथ में क्या करता था, बात करता था, और मतलब वो कितने में हॉर्स लेगा, मतलब ठीक है ना, तो नेगोशिएट करते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते थे, मतलब ये हॉर्स ट्रेडर जो है इस तरीके से काम करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना ना, हॉर्स ट्रेडर वाला काम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन 2 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वाई वर गिल्ड्स फॉर्म। अब जो मतलब ट्रेडर्स होते थे वो गिल्ड क्यों बनाते थे, मतलब जो छोटे ट्रेडर्स होते थे वो गिल्ड क्यों बनाते थे, छोटे हो चाहे बड़ा ट्रेडर हो, गिल्ड क्यों बनाते थे। ठीक है ना, मतलब गिल्ड का मतलब ग्रुप, एसोसिएशन क्यों बनाते थे। तो जो ट्रेडर्स लोग होते थे उनको क्या होता था, मतलब बहुत, मतलब जब वो ट्रेड करते थे ना तो उनको बहुत सारे किंगडम्स और फॉरेस्ट से होके क्या करना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। ठीक है, अब जब वो दूसरे मतलब किसी किंगडम से गुजरेंगे, फॉरेस्ट से गुजरेंगे, तो उनके ऊपर क्या रहता था, उनको डर लगता था कि कोई जो रॉबर्स लोग है, कोई डाकू लोग है, वो उनके ऊपर क्या कर दे, अटैक ना कर दे। ठीक है, तो अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते थे, मतलब ग्रुप, मतलब गिल्ड्स बनाते थे। ठीक है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे आदमी जो है वो एक साथ मिलकर क्या करते थे, मतलब उस फॉरेस्ट और किंगडम को क्या करते थे, पार करते थे, मतलब ग्रुप में ट्रेड करना। ठीक है ना, अकेले ट्रेड नहीं करना, ग्रुप में ट्रेड करना। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते थे गिल्ड्स। ठीक है, तो क्यों करते थे उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने आप को सेफली मतलब रखने के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई, मतलब जब वो ट्रेड करे अकेले, ठीक है ना, तो उनके ऊपर कोई इसको अटैक करके मार ना दे, तो इसलिए वो गिल्ड का फॉर्मेशन किया जाता था। ठीक है ना, गिल्ड का मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ मिलके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो साउथ इंडिया के अंदर जो गिल्ड्स है, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर जो गिल्ड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो बनना चालू हुए थे ना, कौन सी सेंचुरी से बनना चालू हुए थे, वो है 8th सेंचुरी के अंदर चालू हुए थे। और जो साउथ इंडिया के अंदर जो ऐसे कुछ गिल्ड्स है, ठीक है ना, मतलब ट्रेडर्स का जो ग्रुप है, उसके अंदर जो दो फेमस गिल्ड्स है उसके नाम आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, मणिक्रमन और नाना देसी। ठीक है, ये दोनों नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो गिल्ड्स है वो साउथ इंडिया के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साउथ इंडिया के जो गिल्ड्स है, ट्रेडर का जो ग्रुप है, उसके अंदर मणिक्रमन ध्यान रखना है, नाना देसी जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी बात आपको। अब ये जो साउथ इंडिया वाले जो गिल्ड्स जो थे वो मेनली जो है वो कौन सी जगह पे ट्रेड करते थे, तो आपको ये पेनिनसुला ध्यान रखना है। ठीक है, पेनिनसुला के अंदर अंदर, और जो साउथ ईस्ट है, एशिया है, चाइना है, यहाँ पे क्या करते थे ये जो गिल्ड्स जो थे ना,
वो ट्रेड करते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो दोनों नाम जो मैंने आपको बताए हैं, मणिक्रमन और नाना देसी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो गिल्ड्स हैं वो साउथ इंडिया के हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो गिल्ड्स होते थे उसको मतलब क्यों बनाते थे, मतलब जो ट्रेडर्स लोग होते थे, गिल्ड का मतलब ट्रेडर्स लोग, जो ग्रुप होता थे ना, उस ग्रुप को हम गिल्ड बोलते हैं, और क्यों बनाते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको पूछा जाएगा कि विच वर द अदर बिजनेस कम्युनिटी, और मतलब कौन कौन से बिजनेस ट्रेडर है, बिजनेस कम्युनिटीज होती थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे इसके अंदर आपको छत्रीस और मारवाड़ी ओसवाल का नाम जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है। ये एक दूसरी बिजनेस कम्युनिटी है, ये भी ट्रेडर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको गुजराती ट्रेडर्स जो है, ठीक है ना। अब ये जो गुजराती ट्रेडर्स है उसके अंदर कौन कौन सी मतलब लोग आते हैं, कौन कौन से कम्युनिटीज के जो लोग आएंगे वो आएंगे। तो गुजराती ट्रेडर्स के अंदर हिंदू बनियाज एंड जो मुस्लिम बोहरा जो है वो लोग आएंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ठीक है ना, जो गुजराती ट्रेडर्स के अंदर कौन सी कम्युनिटी के लोग आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीस और मारवाड़ी ओसवाल है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। गुजराती ट्रेडर्स के अंदर आपको हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहरा ध्यान रखना है। अब ये जो हिंदू बनियाज और जो मुस्लिम बोहरा है, जो गुजराती ट्रेडर है, वो कहाँ कहाँ पे ट्रेड करते थे, तो उसके नाम आपको दिया गया है कि पोर्ट ऑफ द रेड सी, जो रेड सी का पोर्ट है, पर्शियन गल्फ है, ईस्ट अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना जो है, इनके जो मतलब जो पोर्ट वाला एरिया था वहां पे क्या करते थे, ये मतलब ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ये बहुत, जितना भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दे सॉल्ट टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दिस पोर्ट्स, मतलब अब ये क्या करते थे, जो गुजराती ट्रेडर्स होते थे वो टेक्सटाइल मतलब कपड़े का व्यापार करते थे, और टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब मसाले, और टेक्सटाइल मतलब इंडिया के जो पोर्ट होते थे ना, जो बंदरगाह होते थे, वहां से टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो होते थे वो कहाँ कहाँ पे जाता था, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के अंदर जाता था, ठीक है। इसके मतलब अपन ने तो भेज दिए टेक्सटाइल और स्पाइसेस, मतलब कपड़ा और मसाले इंडिया से जा रहा है, इसके बदले में अफ्रीका से हमें क्या आता था, मतलब गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, मतलब अफ्रीका से गोल्ड आता था, ठीक है। अब इसके बाद में मतलब ठीक है ना, इसके साथ साथ में वो जैसे चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया होता था वहां से क्या लेके आते थे, सिल्वर लेके आते थे। चाइनीज ब्लू पोट्री है, वो भी दूसरी चीज जगह से क्या करते थे, लेके आते थे। मतलब इंडिया से तो जो है वो टेक्सटाइल स्पाइसेस जा रहा है, ठीक है, उसके बदले में अफ्रीका से क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, ठीक है। और अफ्रीका से आ रहा है गोल्ड, और जो मतलब ये जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना जो है वहां से सिल्वर, चाइनीज ब्लू पोट्री, टेन स्पाइसेस, ये भी क्या आते थे, लाए जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ देंगे, ठीक है, हम कुछ सामान देंगे, उसके बदले में वो भी हमें क्या देंगे, मतलब कुछ उसके बदले में कुछ मिलता था हमें। तो इस तरीके से ट्रेड होता था सामानों का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन 4 है कि हु ब्रॉट यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। तो सबसे पहले मतलब जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो व्हाट हु ब्रॉट यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, मतलब क्या लेकर, यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो इंडिया से क्या लेकर गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, क्या है, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वो किस किस का होम होता था, मतलब वहां पे कौन कौन से लोग आते थे। तो वहां पे अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे आते थे, ठीक है। अब जो हमारे इंडिया के अंदर क्या होते थे, स्पाइसेस और क्लॉथ जो है, मतलब जो टेक्सटाइल है हमारे यहाँ का, जो स्पाइसेस और क्लॉथ जो थे वो कहाँ पे बेचा जाता था, रेड सी पोर्ट के ऊपर, मतलब वहां पे सोल्ड आउट किया जाता था, वहां से मतलब जाता था कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ से रेड सी पोर्ट से जो यूरोपियन मार्केट मतलब जो होते थे ना, इटालियन ट्रेडर्स जो होते थे वो इस रेड सी पोर्ट से जो स्पाइसेस जो हैं, स्पाइसेस हैं, क्लॉथ हैं, उनको कहाँ पे लेके जाता था, यूरोपियन मार्केट के अंदर लेके जाता था। तो इस तरीके से यूरोपियन लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, मतलब मसाला होता है, कपड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या हुआ कि वो हमारे इंडिया में आ गए, ओके। अब उनको कौन कौन से मसाले जो है, स्पाइसेस लाइक सिनामोन है, दालचीनी है, मिर्ची है, काली मिर्च है, पीपर है, ये जो मतलब ये जो मसाले जो हैं वो मतलब बहुत अच्छे
अच्छे लगे, ठीक है। और उनकी जो यूरोपियन कुकिंग, जो उनका जो खाना है, इसकी वजह से क्या हो गया था, उसका क्या बन गया, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। पहले तो वो बॉयल खाना खाते थे, लेकिन वो फिर जब उन्हें पता चला ना कि सिनामोन और पेपर की वजह से जो मतलब खाने का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता, तो उसके बाद में जो ये जितने भी स्पाइसेस यहाँ पे लिखे हैं वो उनके खाने का क्या बन गया, एक पार्ट बन गया। इसके अलावा एक दूसरा चीज था कि हमारे यहाँ पे क्या था, जो कॉटन होती थी ना, वो भी क्या थी, मतलब बहुत ही अच्छी किस्म की कॉटन हुआ करती थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उससे जो कपड़ा बनता था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का बनता था, ठीक है ना। उससे जो कपड़ा बनता था वो क्या बनता था, फाइन क्वालिटी का बनता था। इसीलिए यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो क्या मतलब इंडिया के अंदर आए, और वहीं पे जाके क्या हो गए, वो एस्टेब मतलब सेट हो गए। मतलब आए तो ट्रेड के हिसाब से थे, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ कि वो धीरे धीरे क्या हुए, इंडिया के अंदर ही क्या हुए, जम गए, ठीक है। तो कौन सी दो चीजें थी जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो इंडिया के अंदर आए, तो वो है एक तो स्पाइसेस, और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ की जो कॉटन थी वो बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो इंडिया के अंदर आए थे। तो ये हमारा मेन है। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है जो मैंने यहाँ पे बताए ना, वो आपको यहाँ पे पता है कि कैसे आए थे, ठीक है। तो ये पूरा आंसर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ठीक है। हाउ डिड काबुल बिकम कमर्शियली इम्पोर्टेंट फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ओके। यहाँ पे आपको बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो काबुल जो है वो 16th सेंचुरी से कमर्शियली मतलब इम्पोर्टेंट कैसे हुआ। कमर्शियली का मतलब बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कमर्शियली का रिलेटेड होता है बिजनेस से, ठीक है। तो इसमें आपको वो बताने हैं कि मतलब वो पॉइंट्स बताने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक तो आपको लिखना पड़ेगा सिल्क रूट के बारे में, ठीक है। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा हॉर्स ट्रेड के बारे में। तीसरा है स्लेव्स के बारे में बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में कौन कौन सी दूसरी चीजें जो होती थी वो काबुल से मतलब इंडिया के अंदर लाई जाती थी, तो वो चीजें जो है, ये सारे जितने भी पॉइंट जो मैंने बताए ना, ये सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दी ना, तो ये चीजें आपको लिखनी है इसके अंदर, ये पॉइंट इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है काबुल जो है, पहले ये बताना है आपको कि काबुल जो है वो 16th सेंचुरी से पॉलिटिकली और कमर्शियली जो हुआ था वो बहुत ही क्या हुआ था, उसको इम्पोर्टेंस मिली थी, ठीक है। कमर्शियली का मतलब बिजनेस के हिसाब से, और पॉलिटिकली मतलब मुगल लोग जो होते थे वो काबुल से इंडिया के अंदर आए थे। तो इसकी वजह से मतलब काबुल से मुगल में आए, मुगल लोग जो है वो काबुल से इंडिया में आए थे ना। फिर उन्होंने क्या करा था, इंडिया के अंदर अपनी मतलब क्या बनाई थी, पोजीशन बनाई थी, ठीक है। एक पहली चीज, ओके। ये आपको ध्यान रखना है सेंचुरी का नाम। अब क्या होता है कि जो सिल्क रूट जो होता था वो कहाँ से जाता था, काबुल से लेके कंधार तक, ठीक है। मतलब काबुल से लेके कंधार तक क्या था, सिल्क रूट था। मतलब जो सिल्क का जो ट्रेड होता था वो काबुल से लेके कंधार तक के बीच में होता था। इसीलिए क्या था, काबुल जो है वो बहुत ही क्या हो गया था, कमर्शियली जो गया था, इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि हॉर्स ट्रेड के बारे में है, तो मतलब जो काबुल से मतलब कितने मतलब रुपए मतलब हॉर्स ट्रेड होता था, और कितने रुपए का हॉर्स ट्रेड होता था, ₹30,000, मतलब 30,000 रुपयों का मतलब जो मतलब हॉर्स जो है उसका मतलब उसको बेचने पे मतलब ट्रेड करते थे। उसके बाद में इतने रुपयों का व्यापार होता था, ठीक है। आज तो 30,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो अगर 30,000 का बिजनेस हो गया तो वो अरब, मिलियन, बिलियन के अंदर काउंट किया जाता था, ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरा पॉइंट है कि जो स्लेव्स होते थे वो भी काबुल से लाए जाते थे इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, कारपेट है, डेट्स है, सिल्क है, इवन फ्रूट्स भी जो है वो काबुल से इंडिया के अंदर आते थे। तो ठीक है ना। तो किस किस का मतलब बिजनेस हुआ यहाँ पे, एक तो सिल्क रूट मतलब सिल्क आएगा, मतलब हॉर्स ट्रेड मतलब हॉर्स भी वहीं से आएंगे, स्लेव्स आएंगे, और ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके है, वो चीजें सारी चीजें जो है वो मतलब कहाँ से आएगी, काबुल से इंडिया के अंदर आएगी, ठीक है। इसीलिए कमर्शियली अगर काबुल नहीं होगा तो ये सब चीजें जो है वो मिलना जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए वो क्या हुआ था, कमर्शियली जो हो गया था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 16th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुक के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राफ्ट एंड टर्म्स, ओके। मतलब क्राफ्ट के अंदर आप क्राफ्ट के अंदर कोई भी आर्टिस्ट वगैरह होंगे इसके अंदर, ठीक है। उन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है, ब्रीफली राइट अबाउट द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो जो मेडिवल पीरियड था
उसके अंदर आपको जो क्राफ्ट पर्सन थे उसके बारे में भी बताना है, क्राफ्ट के बारे में भी बताना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी है। एक तो जो बिदार मतलब जो था ना उसका नाम जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना अपने आंसर में। बिदार है, बिदरी है, ये चीजें आएगी। इसके अलावा जो पंचलाज हैं और जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है उसके बारे में लिखना है, वो क्या काम करते थे वो लिखना है। इसके अलावा जो वीवर्स लोग होते थे, वीवर्स लाइक सलैया और कैया कॉलर, ठीक है ना, कैया को क्लब्स, ठीक है। तो ये सारे के बारे में आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बिदार क्या थी, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर एक जगह थी, वो मतलब बिदार कहाँ था, कर्नाटक में अंदर था। तो जो बिदार के जो लोग थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वो क्यों बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो वो अपने फेमस हुए थे कॉपर और जो सिल्वर का जो वो वर्क करते थे, इनले वर्क करते थे, तो उसकी वजह से वो क्या हुए थे, बहुत ज्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे। और उनका जो क्राफ्ट था ना उसको ही हम क्या बोलते हैं, बिदरी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिदार और बिदरी, ठीक है। अब सबसे पहले बिदार कहाँ पे, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बिदार है कर्नाटका में, ठीक है। तो जो बिदार के जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो बिदार के जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो क्या करते थे, एक स्पेशल टाइप का मतलब कॉपर और सिल्वर से क्या करते थे, वो एक इनले वर्क करते थे। इनले वर्क मतलब एक क्राफ्ट का काम करते थे, कॉपर और सिल्वर मेटल को यूज करके, ठीक है। तो उसके इस ये जो क्राफ्ट की जो मतलब टाइप था उसको हम बोलते हैं बिदरी, ठीक है। उनके जगह के नाम से उसको उस क्राफ्ट का नाम बोल दिया बिदरी, ठीक है। अब दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो दूसरा पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी है, ये भी आपको अपने आंसर में मेंशन जरूर करनी है, ठीक है। अब ये जो इस कम्युनिटी के लोग जो होते थे वो क्या क्या काम हो सकते थे, गोल्ड स्मिथ मतलब सोने का काम करेंगे, ब्रॉन्ज स्मिथ मतलब तांबे की जो चीजें होती है ना उसको बनाएंगे, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहे की चीजें बनाएंगे, मैसन मतलब जो घर वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं। तो ये जो पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या क्या काम करते थे, उसके अंदर कौन कौन से लोग आते थे, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब ये जो इस कम्युनिटी के लोग हैं ना, पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग जो थे वो इतने मतलब टैलेंटेड थे कि जो मतलब उस समय के जो टेम्पल और मतलब जो बिल्डिंग्स बनाने का काम होता था वो इन्हीं को ही मतलब ये लोग ही करते थे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी पैलेसेस बनाने हैं, ठीक है, जितने भी पैलेस मतलब राजा के महल वगैरह बनाने हैं, बिग बिल्डिंग्स बनानी है, टैंक्स बनाने हैं, रिजर्वायर बनाने हैं, ये मतलब इतने स्पेशलाइज्ड होते थे तो मतलब अपने काम के अंदर। तो यही सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था, मतलब जितने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मतलब पैलेस का कंस्ट्रक्शन करना है, बिग बिल्डिंग्स बनानी है, टैंक बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, तो उसको कौन सी कम्युनिटी के लोग बनाएंगे, तो वो कम्युनिटी के लोग हैं पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग, ठीक है। अब इसके अलावा वीवर्स, वीवर्स लोग क्या करेंगे, वीवर्स लोग क्या करते हैं, वीवर्स लाइक सलैयर और कई कोकलर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ये जो वीवर्स की जो मैंने ये हाईलाइट किया है वो ध्यान रखना है कि ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा डेवलप हुई थी, इतनी ज्यादा प्रोस्परस कम्युनिटी है ये, कि ये इतनी ज्यादा रिच हो गए थे कि ये क्या करते थे, टेम्पल्स को मतलब डोनेट भी करते थे, मतलब टेम्पल्स के मतलब जब बनता था ना कंस्ट्रक्शन होता था उसमें डोनेशन भी करते, ठीक है। वीवर्स है मतलब हालांकि कपड़ा बनाने का ही काम करते हैं, ये वीव करने का काम करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा रिच हो गए थे उस समय, ठीक है। इसके अलावा वहां पे उस समय क्या हुआ था कि जो जैसे कपड़ा बनाना है तो उसके अंदर जो कपड़ा बनाने के अंदर जैसे कॉटन की क्लीनिंग करनी है, स्पिनिंग करनी है मतलब धागा बनाना है, ठीक है ना। इसके साथ मतलब कॉटन क्लोनिंग मतलब जैसे पेड़ पे से कॉटन लगी फिर उसको साफ भी तो करना पड़ता है, फिर उस कॉटन से क्या बनाना पड़ता है, धागा बनाता है, उस मेथड को हम स्पिनिंग बोलते हैं, फिर उसको कलर करना उन धागे को। तो ये सारे काम क्या हो गए थे उस समय, स्पेशलाइज्ड हो गए थे और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट के अंदर काम आते थे। जैसे बना आजकल हम नहीं देखते हैं, जैसे जयपुर का के अंदर बंदेज होगा, राजस्थान का बंदेज बहुत फेमस है, मतलब जो सिल्क की साड़ियां हैं वो बनारस की हो गई। तो मतलब इस तरीके से स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट जो है वो उस समय क्या हुआ था, मतलब मेडिवल पीरियड के अंदर मतलब डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, पिदार और बिदरी के बारे में लिखना है, द पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के बारे में लिखना है, वीवर्स लाइक द सलैयार और मतलब कई कोकलर्स इनके बारे में लिखना है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको मतलब अगर मेडिवल पीरियड के क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन के बारे में पूछा जाता है तो ये सारे आंसर मतलब पॉइंट आपको अपने आंसर्स के अंदर लिखने हैं, ओके।
हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, और आज का हमारा ये जो वीडियो है उसका ये है पार्ट 3। ओके, और आज के हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ए क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ओके, इसके अंदर हम हम्पी टाउन के बारे में पढ़ेंगे, मसूलीपट्टनम टाउन के बारे में पढ़ेंगे और सूरत टाउन के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और क्लास 7 के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल के अंदर, उनको क्या करेंगे, ये वीडियो जो है वो शेयर जरूर करेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ओके, अब देखते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। ओके, तो इसके अंदर आप जो हमारा क्वेश्चन 1 है कि विच सिटीज गेन्ड एंड लॉस्ट इंपोर्टेंस ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। तो आपका ये क्वेश्चन है कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी मतलब 16th एंड 17th सेंचुरी के अंदर कौन कौन सी सिटीज जो है वो डेवलप हुई थी। गेंड का मतलब डेवलप हुई थी और लॉस्ट इंपोर्टेंस का मतलब कौन कौन सी सिटी जो है पहले तो डेवलप थी लेकिन धीरे धीरे उनकी इंपोर्टेंस जो है वो खत्म होने चालू हो गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अहमदाबाद, ठीक है, ये जो अहमदाबाद है उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर मुर्शिदाबाद है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको हम्पी के बारे में बताना है, फिर सूरत के बारे में बताना है और फिर मसूलीपट्टनम जो है के बारे में बताना। मतलब ये पॉइंट जो है वो आपको इस टॉपिक के अंदर क्या करनी है, कवर करनी है। ओके, तो सबसे पहले यह बताया गया है कि जो 16th और 17th सेंचुरी के अंदर जो अहमदाबाद जो है वो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा क्या हुआ था, कमर्शियली मतलब डेवलप हुआ था। ठीक है, मतलब बिजनेस जो है, मतलब अहमदाबाद के अंदर जो कपड़े के हिसाब से जो मार्केट था ना, कपड़ा बाजार बहुत चला था। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुर्शिदाबाद जो है वो कौन सी रिवर पे है, बैंक ऑफ भागीरथी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो मतलब ये जो मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल की कैपिटल भी बनी थी लेकिन कौन से ईयर के अंदर बनी थी वो आपको ध्यान रखना है। और क्यों फेमस था मुर्शिदाबाद, सिल्क सेंटर था मतलब ये। ठीक है ना, तो उसकी वजह से मुर्शिदाबाद जो है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, उस समय डेवलप हुआ था, इंपॉर्टेंट हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा एक टाइम वहां पे सिल्क का बिजनेस बहुत चला था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर जो सिल्क जो मतलब जो ना कपड़ा वगैरह है, सिल्क है, वो क्या बनने लगा था, मशीनों से बनने लगा था, कम रेट पे, बहुत सस्ता बनने लगा था वहां पे कपड़ा। तो लोग बाग जो है वो इंग्लैंड से कपड़ा खरीदने लग गए थे, इसीलिए जो मुर्शिदाबाद के अंदर जो सिल्क है, दूसरा बिजनेस जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने लग गया। और जब बिजनेस खत्म होगा तो ऑटोमेटिक जो मुर्शिदाबाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब खत्म होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम्पी के बारे में। तो हम्पी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हम्पी जो है टाउन जो है वो कौन सी ईयर में बना था। ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो उसका आंसर है। कौन से ईयर के अंदर ये क्या हुआ था, मतलब कब डिक्लाइन मतलब 1565 के अंदर ये मतलब खत्म हो गया था। ठीक है, और क्यों खत्म हो गया था कि जो इसके जो हम्पी के जो फाउंडर थे विजयनगरा जो थे ना, रूलर एम्पायर थे, उसको किसने हरा दिया था, जो डेक्कन रूलर्स थे ना उनसे जो है वो हम्पी का जो रूलर था उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो फिर वो डिक्लाइन होना उसके बाद चालू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो सूरत है, सूरत के बारे में आप लिखना है। सूरत जो है वो पोर्ट सिटी है, मतलब समुद्री रास्ते से अगर कोई बिजनेस करना है तो सूरत के पास क्या है, समुद्र है, तो सूरत इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन लेट 17th सेंचुरी के अंदर ये भी क्या है, यहाँ से भी जो है बिजनेस धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लग गया। ठीक है, अब जो तीसरा एग्जांपल लेना है आपको मसूलीपट्टनम का लेना है। ठीक है, मसूलीपट्टनम के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर ये बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिव था, लेकिन धीरे धीरे वही कोई मतलब रीजन वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मसूलीपट्टनम के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्यों डिक्लाइन हुआ, क्या रीजन थे, तो वो हम उस समय पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी हमें यहाँ पे सिटी के नाम लर्न करने हैं। फिर ये 18th सेंचुरी के अंदर ये भी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लॉस्ट होना चालू हो गया, डिक्लाइन होना चालू हो गया। ओके, तो इसके अंदर आपको अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम जो है वो इसके बारे में, तीनों के बारे में आपको ये आंसर अपना लिखना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। अब हम जो हर टॉपिक है, जैसे हम्पी है, सूरत है, मसूलीपट्टनम है, इसका 1 by 1 जो है हम पूरा क्या करेंगे, डिटेल स्टडी जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन 1 जो है यहाँ पे कि व्हाई वाज हम्पी कंसीडर मैग्निफिसेंट, मतलब जो हम्पी जो है वो कब देखने मतलब कब दिखाई देना, मतलब एक छोटा सा टाउन है लेकिन कब इसको इंपॉर्टेंस मिलना चालू हुई। ठीक है,
कब ये बना, किसने इसको बनाया और ये क्यों फेमस हुआ, वो सारे आंसर जो है वो हमें पॉइंट मतलब इसके अंदर कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने जिसे बताया ना कि जो हम्पी है वो कौन से ईयर के अंदर स्टेब्लिश हुआ वो आपको लिखना है। और मतलब ये जो मतलब विजयनगरा जो एम्पायर जो था ना साउथ के अंदर, उसका मेन पॉइंट था हम्पी, ठीक है। उस एम्पायर का मेन जो न्यूक्लियस है ना, सेंटर पॉइंट जो था विजयनगरा एम्पायर जो था, उसका जो न्यूक्लियस जो था वो कौन था, हम्पी था, ठीक है। तो ठीक है, अब ये क्यों फेमस हुआ था, क्योंकि ये क्या थी, एक फोर्टिफाइड सिटी थी जिसके अंदर बहुत ही मतलब डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर से मतलब वो पूरा जो मतलब सिटी जो है उसके चारों तरफ क्या बना दिया था, बड़ी बड़ी मतलब उसको फोर्टिफाइड बनाया था, मतलब उसकी चारों तरफ पूरी सिटी के चारों तरफ उसको फोर्टिफाइड किया था, मतलब चार सिटी के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी क्या बना दी थी उन्होंने, वॉल्स वगैरह बना दी थी, ठीक है। तो ये इस वजह से मतलब ज्यादा मतलब इसका आर्किटेक्चर जो है वो इसलिए इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जो हम्पी था, 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जो हम्पी था वो कमर्शियली और कल्चरल मतलब के हिसाब से, कल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मतलब ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट ये है, एक तो यहाँ पे क्या था, आर्किटेक्चर के हिसाब से फेमस हुआ, दूसरा यहाँ पे कमर्शियल और कल्चर सेंटर था ये। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर तीसरा पॉइंट ये होगा कि इसके अंदर जो मतलब जो मुस्लिम मर्चेंट जो है, मतलब ठीक है ना, मुस्लिम मर्चेंट है, मूर्स है, ठीक है, छैतीज है, और जो यूरोपियन ट्रेडिंग जो थे ना एजेंट थे, वो भी क्या करते थे, मतलब हम्पी के अंदर करने आते थे, क्या करने आते थे, बिजनेस करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे तीन चीजें समझ में आई कि हम्पी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों था उस समय। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसका जो आर्किटेक्चर था ये फोर्टिफाइड सिटी थी, ठीक है। दूसरा ये था कि कमर्शियल और कल्चरल सेंटर था। तीसरा यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे जो मूर्स है, ठीक है, छैतीज है, यूरोपियन ट्रेडिंग एजेंट है, वो क्या करने आते थे, हम्पी के अंदर बिजनेस करने आते थे। तो इसलिए इस वजह से क्या हुआ, बहुत फेमस हुआ उस समय, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्क्राइब हम्पी एज ए फोर्टिफाइड सिटी। मतलब हमें बताना है कि जो हम्पी जो है वो फोर्टिफाइड सिटी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के उसके अंदर जो आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में आपको पूरा बताना है, और हम्पी के अंदर उस सिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारा आपको क्या करना है, इसके अंदर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे जो मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले जो हम्पी जो है वो कौन से रीजन के अंदर सिचुएटेड है वो आपको बताना है, कृष्णा तुंगभद्रा रीजन जो है वो बताना है। अब जो हम्पी के अंदर जो आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, मतलब एकदम हटके है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है, तो उन बिल्डिंग्स की जो वॉल है उसके अंदर कोई भी स्टोन को चिपकाने के लिए कोई भी सीमेंटिंग एजेंट, मतलब कोई भी सीमेंट या कोई चिपकाना वाला जो एजेंट है उसका यूज नहीं किया गया है वहां पे, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वहां पे जो स्टोन को चिपकाने के लिए जो टेक्निक यूज की गई है उसके अंदर स्टोन को बाय इंटरलॉकिंग, मतलब एक स्टोन को दूसरे स्टोन के अंदर घुसा के मतलब रख के, मतलब इंटरलॉक कैसे करते हैं, एक चीज के अंदर दूसरी चीज को घुसा दो, मतलब उसको इंटरलॉक कहते हैं। उस तरीके से स्टोन को क्या करते हैं, मतलब चिपकाया गया, ठीक है ना। तो इंटरलॉकिंग मेथड से स्टोन को चिपका के वॉल्स का फॉर्मेशन किया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो रॉयल कॉम्प्लेक्स मतलब जो राजा महाराजाओं के उनके जो सबोर्डिनेट की जो बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर आर्चेस होते हैं, डोम्स होते हैं, पिलर्ड हॉल्स विथ स्कल्पचर, मतलब जो हॉल की मतलब पिलर होते हैं ना, जो हॉल के जो पिलर होते हैं वो उसके अंदर क्या लगी रहती है, मूर्तियों से उनको क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया है। इसके अलावा जो उनकी जो मतलब जो रॉयल कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो पूरी सिटी है उसके अंदर क्या है, प्लांट ओकार्ड्स है, मतलब जो फ्रूट वगैरह के जो बाग बगीचे होते हैं ना वो एकदम सिस्टेमेटिक बने हुए हैं, प्लेजर गार्डन्स है वहां पे। इसके अलावा वहां पे जो स्कल्पचर्स मोटिव, मतलब जो मतलब स्कल्पचर्स मोटिव का मतलब है कि मतलब जैसे सिटी के अंदर जो दीवारें हैं उसके अंदर कैसे मतलब उन दीवारों के अंदर लोटस बनाया गया है, कॉर्बेल्स बनाई गई हैं, पत्तियां बनाई गई हैं, मतलब इस तरीके से मतलब जो पूरी मतलब जो वॉलें हैं, दीवारें हैं, उसको भी क्या किया है, मतलब लोटस और कॉर्बेल्स बना के उसको क्या किया है, उन दीवारों को क्या किया है, इतना सुंदर बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम्पी जो है हम बोल सकते हैं एक फोर्टिफाइड सिटी है, या उसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर क्या करने हैं, कवर करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक आपको पिक्चर बताई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे स्टोन्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरलॉक करके क्या किए गए हैं, वहां पे मतलब बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है।
अब ये एक फिगर है, विथाला टेम्पल है हम्पी के अंदर विथाला टेम्पल है, जिसके अंदर एक मतलब पत्थर से एक रथ बनाया गया है, चैरियोट बनाया गया है, ठीक है। तो ये पिक्चर भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्क्राइब हम्पी एज ए हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। तो कल्चरल एक्टिविटी के अंदर आपको डांसेस के बारे में बताना है, ठीक है। वहां पे जो महानवमी फेस्टिवल है उसके बारे में बताना है, ठीक है। वहां पे रेसलिंग मतलब कुश्ती वगैरह के प्रोग्राम होते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये जो देवदासीज है वो इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वीरू पक्षा टेम्पल है वो ध्यान रख लीजिए, रेसलिंग बाउट्स है वो ध्यान रख लीजिए, महानवमी का जो फेस्टिवल होता था वो आपको ध्यान रखना है वहां पे, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि जो हम्पी के अंदर जो टेम्पल्स होते थे, ठीक है, हम्पी के अंदर जो टेम्पल्स होते थे वहां पे क्या होती थी, सारी की सारी क्या होती थी, कल्चरल एक्टिविटी। तो जो टेम्पल्स होते थे हम्पी के वो हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज होते थे, ठीक है। अब देवदासीज क्या होते हैं, तो मतलब देवदासीज जो होते हैं ना, मतलब जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी होगी तो मतलब जो भगवान के सामने है, राजा के सामने है और पब्लिक के सामने जो है वो क्या करेंगे, कुछ लोग जो है वो वहां मतलब क्या करेंगे, मतलब डांस जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो वो जो डांसर्स लोग होते थे उनको हम देवदासीज कहते हैं, ठीक है। और कौन से टेम्पल के अंदर करते थे, वो विरूपक्षा टेम्पल, ये टेम्पल का नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नवरात्रि के अंदर जो महानवमी का फेस्टिवल होता था, नवरात्रि के अंदर जो महानवमी का जो फेस्टिवल होता था वो मतलब बहुत जोरदार का होता था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, ठीक है। स्पेशल प्लेटफॉर्म हैज बीन फाउंड वेयर किंग रिसीव्ड हिज गेस्ट। जो जहाँ पे जो राजा है ना वो क्या करेंगे, अपने गेस्ट को क्या करता था, मतलब वहां पे राजा और उसके गेस्ट जो है वो बैठते थे वहां पे, ठीक है, उस जगह पे। तो ये स्पेशल प्लेटफॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या होते थे, जो राजा वगैरह होते थे वो क्या करते थे, मतलब राजा जो है मतलब जैसे बहुत सारे गेस्ट आएंगे, सबॉर्डिनेट आएंगे, राजा के मंत्री वगैरह आएंगे, वो राजा को क्या देंगे, ट्रिब्यूट देंगे, कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो उनको देंगे। और वहां से मतलब जो राजा होगा ना वो क्या करता था, उस स्पेशल प्लेटफॉर्म से क्या करता था, वहां पे डांस और जितनी भी म्यूजिक परफॉर्मेंस है उनको तो देखता ही देखता था। इसके साथ साथ में जो रेसलिंग बाउट्स होती थी, जो कुश्ती के जो कॉम्पिटिशन होते थे उनको भी क्या करता था, वो वहां से देखा जाता था। तो कल्चरल एक्टिविटी के अंदर आपको मैंने ये बताया ना, आपको देवदासीज, विरूपक्षा टेम्पल, महानवमी फेस्टिवल, नवरात्रि जो है ये है, रेसलिंग बाउट्स है, ये सारे पॉइंट आपको उसको कल्चरल एक्टिविटी के अंदर क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हु वर देवदासीज, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देवदासीज ध्यान रखना है, टेम्पल डांसर हाईलाइट कर लेना है, विरूपक्षा टेम्पल है वो ध्यान रख लेना है। देवदासीज क्या होते थे, टेम्पल के अंदर डांस करने वाले लोग होते थे जो क्या करते थे, विरूपक्षा टेम्पल के अंदर क्या होता था कि जब बहुत बड़ा मतलब विरूपक्षा टेम्पल के अंदर जो मतलब टेम्पल के अंदर भगवान होंगे, डाइटी होंगे, ठीक है, मतलब वहां पे राजा भी आएगा, पब्लिक भी होगी, तो उनके सामने जो लोग डांस परफॉर्म करते थे उनको हम बोलते थे देवदासीज टेम्पल। और जो हम्पी के अंदर जो टेम्पल है विरूपक्षा टेम्पल, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट लेड टू डिक्लाइन ऑफ हम्पी, हम्पी जो है वो कैसे खत्म हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हम्पी जो था वो मतलब हम्पी जो है वो किसका न्यूक्लियस था, जो विजयनगरा जो एम्पायर जो था ना उसका क्या था, मतलब मेन पॉइंट था, ठीक है। तो विजयनगरा जो एम्पायर के जो रूलर्स थे वो किससे हार गए थे, जो डेक्कन सल्तनत थे ना उनसे हार गए थे, ठीक है। अब ये जो डेक्कन सल्तनत के जो रूलर्स थे, मतलब जो गोलकुंडा के रूलर्स है, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बैरर, बिदार के जो डेक्कन रूलर्स थे उन्होंने क्या करा था, जो विजयनगरा के एम्पायर से उनको क्या कर दिया था, हरा दिया था। और जब विजयनगर के एम्पायर हार जाएंगे तो जो हम्पीज के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था वो क्या होगा, धीरे धीरे जो वहां पे जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो खत्म होने चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, हम्पी जो है जिस चीज के लिए वो फेमस था, कल्चरल एक्टिविटी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, वो धीरे धीरे क्या होगा, एक मतलब खत्म होना जो होगा वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको डेक्कन मतलब कौन से रूलर्स थे जिन्होंने विजयनगरा एम्पायर के रूलर्स को हराया था, तो वो थे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बैरर एंड बिदार के जितने भी डेक्कनी सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने विजयनगरा के एम्पायर को के जो रूलर्स थे उनको क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो प्लीज क्या करना है, आपको लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और उसको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, इससे पहले हमने तंजावुर टाउन पढ़ा है, फिर हम्पी टाउन पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का जो ये हमारा है पार्ट 4। ओके, इसके अंदर हम सूरत टाउन के अंदर सूरत टाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ए गेटवे टू द वेस्ट। कौन होता है, मतलब जो वेस्ट का, मतलब वेस्ट के अंदर ट्रेड करना है तो उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, सूरत से होके, मतलब माल जो है वो इंडिया में आएगा और मतलब सूरत के थ्रू ही जो होगा माल इंडिया से कहाँ जाएगा, फॉरेन के अंदर जाएगा, मतलब वेस्ट कंट्री के अंदर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सूरत को क्या बोलते हैं, गेटवे टू द वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इस टॉपिक का आपका थोड़ा हिंट दे दिया है, लेकिन आपको इसके बाद में वीडियो को देखने के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और क्लास 7 के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब स्कूल के अंदर, ठीक है ना, उनको क्या करना है, ये वीडियो जो है वो आप शेयर करेंगे। जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो की इस वीडियो मतलब इस चैनल के बारे में, लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बताना है डिस्क्राइब सूरत एज ए गेटवे टू द वेस्ट, मतलब जो सूरत को वेस्ट का गेटवे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का टिक कर रखा है वो आपको क्या करना है, अपने आंसर के अंदर उसको स्पेशली लिखना है। और ये जो मैंने यहाँ पे मतलब ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है ना इसके अंदर, इस आंसर के अंदर, तो उसके अंदर से आपको मतलब एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, प्लस उसके साथ साथ में 1 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो भी क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला रीजन जो है वो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरत जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, अब जो ठीक है ना, पहली चीज जो है ये आपको पता होना चाहिए कि सूरत जो है वो गुजरात के अंदर है। और जो सूरत है उसको क्या बोला जाता है, द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड जो है वो कहा जाता है। मतलब यहीं से, मतलब जो सूरत जो है इंडिया के अंदर, जो सूरत है एक ऐसा टाउन था उस समय जहाँ के अंदर इंडिया के वेस्ट साइड के अंदर अगर ट्रेड करना है तो वो किसके थ्रू होगा, वो सूरत टाउन के थ्रू ही होता था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सूरत को द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि जो सूरत जो है उसको क्या बोला जाता है, द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। अगर सूरत से मतलब क्या होता था, वेस्ट एशिया के अंदर ट्रेड होता था, लेकिन किसके थ्रू होता था, गल्फ ऑफ ओरमास के थ्रू होता था। तो आपको ये गल्फ ऑफ ओरमास जो है ना, ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सूरत से वेस्ट एशिया के अंदर ट्रेड हो रहा, वेस्ट एशिया के अंदर ट्रेड हो रहा है तो गल्फ ऑफ ओरमास जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो सूरत जो है उसको बोला जाता है द गेट ऑफ मक्का। क्यों कहते हैं, उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है कि मक्का क्या है, एक पिलग्रिमेज सेंटर है, एक तीर्थ स्थान है। तो वहां पे क्या जाएंगे, पिलग्रिम्स जाएंगे, मुस्लिम पिलग्रिम्स जाएंगे जनरली। ठीक है, और वो कैसे जाएंगे, शिप के थ्रू जाएंगे। तो मतलब सूरत से ही क्यों जाएंगे, क्योंकि सूरत जो है वो इंडिया के वेस्ट के अंदर है और कोस्टल साइड के अंदर क्या है, ये कोस्टल टाउन है। ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र, मतलब वेस्ट के अंदर जो समुद्र है ना उसके थ्रू कहाँ जाएंगे, वो मक्का जाएंगे। इसीलिए इसको द गेट ऑफ मक्का कहा जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अलावा जो बहुत सारी खास चीजें जो है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मतलब सूरत जो है वो क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर कास्ट के लोग मतलब ठीक है ना, यहाँ पे हर रिलीजन्स के जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब जो सूरत है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 17th सेंचुरी के अंदर जो सूरत के अंदर क्या है, बहुत सारे जो मतलब फॉरेन बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स से, जो उन्होंने क्या बना दिया था, सूरत के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज और वेयर हाउस। फैक्ट्रीज का मतलब वो माल भी बनाते थे, वेयर हाउस का मतलब वहां पे माल स्टॉक करते थे उस जगह में, तो सूरत के अंदर वो स्टॉक करते थे। तो कौन कौन लोग उनके हैं वो आपको नाम ध्यान रखने हैं, पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे उन्होंने सूरत के अंदर फैक्ट्रीज डाली थी, एंड वेयर हाउस मतलब जो गोडाउन होते हैं ना वो बनाए थे, ताकि वो उनका माल जो है फैक्ट्री में बनेगा और वहां पे स्टॉक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सूरत जो है वो कॉटन टेक्सटाइल जो है उसका रिटेल शॉप्स भी थी वहां पे और होलसेल वाली शॉप भी यहाँ पे थी। ठीक है, इसके अलावा जो सूरत जो है वो किसके लिए फेमस हुआ था, कि एक ऐसे कपड़े के अंदर फेमस हुआ था, जरी वर्क के लिए। अब जरी वर्क क्या होता है, ऐसा टेक्सटाइल, ऐसा कपड़ा जो इसके अंदर क्या होती है,
गोल्डन लेस बॉर्डर वाला जो कपड़ा होता है ना, वो कहाँ बनता था, सूरत के अंदर बनता था, ठीक है ना। तो ये इसके लिए भी क्या था, फेमस था, ठीक है। और जो सूरत था वो किसका मार्केट था, मतलब वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जो ट्रेडर्स आते थे वो अपना सामान खरीदने के लिए कहाँ पे आते थे, सूरत के अंदर आते थे। तो ये इस वजह से जो है वो सूरत क्या हुआ, मतलब एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी, ठीक है। अब जो सूरत है उसके अंदर क्या बने थे, बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बने थे। अब ये रेस्ट हाउसेस क्या होता है, तो अब क्या होता था कि सूरत जो है वो क्या है, एक कोस्टल टाउन है, ठीक है। तो वहां से क्या होंगे, फॉरेन से जो लोग हो, मतलब बाहर जो दूसरी कंट्रीज थी इंडिया के बाहर, मेनली जो वेस्ट वाली जो कंट्री थी वो क्या करती थी, वहां से क्या होते थे, काफी ट्रेजर्स जो होते थे वो कहाँ आते थे, सूरत के अंदर आते थे। ऑल ओवर वर्ल्ड से मतलब क्या आते थे, सूरत के अंदर क्या आते थे, वो ट्रेड करने आते थे। तो उनके लिए उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, उनकी अच्छी टेक केयर हो, उनको अच्छा उनका ध्यान रखा जाए, तो इसलिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्ड मतलब रेस्ट हाउसेस जो है वो बनाए गए थे। अब ये जो रेस्ट हाउसेस होते थे वो बहुत ही क्या होती थी, मतलब अच्छी बिल्डिंग होती थी, मतलब ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होते थे, पार्क वाली जो फैसिलिटी थी वो भी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। अब इसके अंदर जो काठियावाड़ सेठ है, ठीक है, और जो महाजन होते थे वो कौन होते थे, मनी चेंजर्स कौन होते थे, सूरत के अंदर मनी चेंजर्स कौन होते थे, तो उसका आंसर है काठियावाड़ी सेठ और महाजन। ये क्या करते थे, जैसे फॉरेन की जो कोई मनी है उसको एक्सचेंज करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो मतलब जो बाहर की मनी है वो तो इंडिया में काम में नहीं आएगी, लेकिन ये क्या करते थे, जो बाहर से जो ट्रेडर्स आते थे उनकी जो मनी चेंजर्स मतलब वो उनको वो मनी देते थे जो इंडिया के अंदर, जिससे वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो वो कौन होते थे, काठियावाड़ी सेठ और महाजन, ठीक है। और मतलब जो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सूरत के अंदर जो मनी चेंजर्स कौन थे, या सूरत के अंदर जो बैंकिंग हाउस जो होता था वो कौन चलाता था, तो उसका आंसर है काठियावाड़ी सेठ और महाजन जो मनी चेंजर्स होते थे, ठीक है। अब ये कैसे मतलब किस कैसे ये मनी चेंज करते थे, तो ये क्या करते थे, हुंडी चलाते थे। मतलब ये क्या क्या चलाते थे, सूरत हुंडी चला मतलब हुंडी चलाते थे। तो हुंडी क्या होता है, एक नोट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे इजिप्ट, कार्यो इन इजिप्ट के अंदर क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बसरा इन इराक के अंदर क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है ना। और एंटीवर्प इन बेल्जियम, ठीक है ना। इन्हीं शहरों के अंदर वो सूरत जो मतलब जो कर सकते हो, मतलब क्या करते थे, हुंडी चलाते थे, ठीक है। एक नोट होता था, जो अगर मतलब जो नोट होगा ना, तो वो अगर वो वहां पे दिखा देंगे, तो वो मतलब वो जो नोट होता था उसके ऊपर कुछ पैसों का अमाउंट, हुंडी का मतलब एक नोट जिसके ऊपर पैसों का अमाउंट लिखा होता था, और वो अमाउंट अगर वो वहां दिखा देते थे ना, तो उसके थ्रू वो क्या कर सकते थे, बिजनेस कर सकते, मतलब उनको पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कुल मिला के, ठीक है ना। तो मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो पैसे लेके आना जो होता है वो बहुत रिस्की होता है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, चेक वाला सिस्टम होता है ना, वैसे ये हुंडी वाला क्या होता है, एक सिस्टम होता था, ठीक है। तो ये जो है वो पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ये तो जो गेटवे ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ये जो 3 पॉइंट जो हैं वो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, जैसे आपको डिस्क्राइब सूरत एज ए गेटवे टू द वेस्ट, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी वो हैं, तो आपको सूरत के बारे में पूछा जाए कि तो इसके बारे में आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर कि व्हाट डिड ओविंगटन इंग्लिश क्रोनिशर रोट अबाउट सूरत, मतलब ये जो ओविंगटन था, जो इंग्लिश क्रोनिशर था, क्रोनिकलर था, उसने क्या लिखा था सूरत के बारे में। तो उसने बताया था कि जो सूरत जो है वो क्या है, एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। और वो बता रहा था कि इतना ज्यादा वहां पे क्या होता था, बिजनेस होता था, कि वहां पे उसने खुद ने देखा कि मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग कंट्री के कम से कम 100 शिप जो हैं, मतलब क्या रहते थे वहां पे, क्या रहते थे, खड़े रहते थे, ठीक है। तो मतलब आप समझो कि हम इंडिया वाले सूरत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, एक बाहर वाला जो है वो सूरत के बारे में कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि सूरत जो है उस समय कितना मतलब कमर्शियली जो हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा, कमर्शियली मतलब टाउन होगा। तो सूरत जो है वो एक क्या हो गया, वहां पे कमर्शियली टाउन के रूप में क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो अगर एक ही मतलब अलग अलग नेशन के अगर 100 शिप एक साथ खड़े हुए हो, तो इसके मतलब क्या होगा, सूरत के अंदर जो मतलब बिजनेस होता था वो क्या था, उस समय बहुत ज्यादा क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। इस बात से ये प्रूफ मिलता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब क्वेश्चन अब हमारा जो क्वेश्चन 3 जो है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से बहुत जो चीजें हैं वो क्या होगी, आपको
मतलब MCQs उसके अंदर भी पूछी जा सकती है, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें बताना है क्वेश्चन 3 के अंदर व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ सूरत। मतलब जैसे हमने देखा कि अभी जो सूरत जो है वो कितना कमर्शियली जो है वो डेवलप हो रहा था, लेकिन वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो सूरत जो है वो डिक्लाइन होना चालू हो गया, मतलब उसकी जो डेवलप मतलब जो हो रहा था ना वो मतलब गिरना चालू हो गया कुल मिला के, ठीक है ना। उसके अंदर जो बिजनेस है वो कम कैसे होने लग गया, वो सारे रीजंस जो है वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि कौन सी सेंचुरी के अंदर वो डिक्लाइन होना चालू हुआ। तो जो 17th सेंचुरी का जो लास्ट टाइम जो था ना, अंत के अंदर जो सूरज जो है वो डिक्लाइन हुआ, तो ये सेंचुरी का नाम आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि पहला जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसके अंदर ये बताया था कि जैसे मतलब इंडिया के अंदर जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है, जब जैसे जैसे वो डिक्लाइन होने चालू हुए थे, मतलब खत्म होना चालू हुआ मुगल एम्पायर, वैसे ही क्या हुआ था कि सूरत के अंदर जो मार्केट है, प्रोडक्टिविटी है, उसके अंदर भी क्या होने लग गया था, लॉस होने लग गया था। तो पहला रीजन है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की वजह से सूरत के अंदर जो मार्केट है, सूरत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, खत्म हो गया था, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो सूरत के अंदर जो सी रूट था, ठीक है, सूरत के अंदर क्या था, सी रूट था ना, मतलब उसके चारों तरफ क्या थे, मतलब सीज बने हुए थे, ठीक है, कोस्टल एरिया था सूरत। तो वो पहले तो सूरत वाले इंडिया वाले कंट्रोल करे थे, लेकिन फिर बाद में हमारे यहाँ पे क्या आ गए थे, पोर्तुगीज आ गए थे, ब्रिटेन वाले लोग आ गए थे, डच लोग आ गए थे। तो उनमें से जो पुर्तगीज वगैरह थे वो क्या करे थे, अब सी रूट को क्या करे थे, कंट्रोल करे थे। तो सूरत वालों का तो सी रूट के ऊपर कंट्रोल रहा नहीं, और पुर्तगीज वालों ने कंट्रोल किया, तो उसकी वजह से भी जो है सूरत के अंदर डिक्लाइन होना चालू हो गया। अब इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मुंबई भी क्या था, एक कोस्टल जो मतलब जो मुंबई है वो वहां पे क्या है, समुद्र है, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ था, वहां से जो है वो बिजनेस जो है वो ज्यादा होने लग गया कंपैरेटिवली सूरत के। तो मतलब ठीक है ना, तो एक ये रीजन है कि जो मुंबई जो है उस समय मुंबई भी जो है वो ग्रो करने लग गया था, ठीक है ना। तो और सूरत जो है वो भी ग्रो कर रहा था, लेकिन मुंबई जो है वो उस मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, मुंबई और सूरत के बीच में। तो मुंबई जो है वो ज्यादा ग्रोथ कर ली, क्यों कर ली, कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग आए थे, उन्होंने मुंबई को क्या बना लिया था, ट्रेड करने के लिए 1668 के अंदर हेडक्वार्टर्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब मुंबई और सूरत के बीच में कंपटीशन हुआ, मुंबई को ज्यादा मतलब क्या मिली, प्रेफरेंस मिली, किसने दी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। मतलब हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो ट्रेड होगा वो अब कहां से होगा, मुंबई से होगा। क्यों, क्योंकि वो हेडक्वार्टर बना दिया था किसने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1668 का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अब जो सूरत जो है अब क्या है, आज के टाइम में जो सूरत है वो एक कमर्शियल सेंटर के नाम से क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी पॉइंट जो मैंने आपको ये बताए हैं ये क्या है, आपको लिखने हैं। इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये आपको लिखना है, ठीक है। और जो सी रूट जो है वो पोर्तुगीज ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और मुंबई को क्या बना दिया था, हेडक्वार्टर बना दिया था 1668 के अंदर, जिसकी वजह से सूरत जो है वो मतलब क्या हुआ, खत्म होना चालू हो गया था। मतलब बिजनेस तो है, लेकिन एक जो बिजनेस सूरत के थ्रू होता था, अब वो कहां से होने लग गया था, मुंबई के थ्रू होने लग गया था। ओके, आई होप आपको क्या हुआ, वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और क्या करेंगे, इसको 7th क्लास के स्टूडेंट को वीडियो जो है वो शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, और आज का जो हमारा ये वीडियो का है पार्ट 5। ओके, इस पार्ट 5 जो वीडियो का हमारा ये है, इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम। ओके, अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर तंजावुर टाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लस उसके बाद में हमने हम्पी टाउन पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है सूरत, और फिर हम अब पढ़ने वाले हैं मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम मसूलीपट्टनम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो क्या करेंगे, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और अपने 7th क्लास के जितने भी मतलब आपके क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उसको वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में उनको क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा इस टॉपिक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर है कि डिस्क्राइब मसूलीपट्टनम एज अ ट्रेडिंग टाउन, ठीक है।
इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि जो मसूलीपट्टनम जो है उसके अंदर उसको हम ट्रेडिंग टाउन क्यों कहते थे, ठीक है, तो उसका रीजन भी देखेंगे। इसके अलावा मसूलीपट्टनम के अंदर और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मसूलीपट्टनम टाउन जो था वो क्या है, मतलब जो कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है जहां बनता है ना, वहां पे क्या होता है ये लोकेटेड है, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि मसूलीपट्टनम टाउन जो है वो डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है ना। अब दूसरा ये है कि अब जो 17th सेंचुरी थी ना, उसके अंदर 17th सेंचुरी के अंदर जो मसूलीपट्टनम था उसके अंदर मतलब वो क्या था, सेंटर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी के हिसाब से मतलब बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था उस समय, फेमस हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कोस्टल टाउन है मसूलीपट्टनम, जो कहाँ पे है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न साइड है ना, वहां पे क्या प्रेजेंट है, मसूलीपट्टनम। और सूरत कहाँ है, सूरत जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कहाँ है, वेस्ट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसके हमें ट्रेडिंग टाउन क्यों, ट्रेडिंग का मतलब इसको हम मतलब बिजनेस से रिलेटेड क्यों मतलब बोलते हैं, मतलब ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस ही होता है, ठीक है ना। अब सबसे जो हमारा ये पहला पॉइंट है कि मतलब जो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मसूलीपट्टनम को कंट्रोल क्यों करना चाहती थी, ठीक है। तो इसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है क्योंकि जो मसूलीपट्टनम था वो आंध्र कोस्ट का, ठीक है, वो क्या था, सबसे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, ठीक है। तो मतलब एक इम्पोर्टेंट पोर्ट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मतलब मसूलीपट्टनम जो है उसके थ्रू जो होगा वो ईस्ट के अंदर जितनी भी कंट्रीज होगी, ठीक है, इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज होगी ईस्टर्न साइड के ऊपर, वो क्या कर सकती है, मतलब मसूलीपट्टनम के थ्रू जो होता है वो सामान इंडिया के अंदर आ सकता है, इंडिया से सामान जो है वो ईस्टर्न कंट्री के अंदर क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि जो मसूलीपट्टनम जो था उसके अंदर किस किस चीजों का ट्रेड होता था, स्पाइसेस है, टेक्सटाइल है और बहुत सारी दूसरी जो चीजें होती थी उनका क्या होता था, यहाँ पे ट्रेड होता था। इसकी वजह से सारी की सारी जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंपनीज थी ना, वो मसूलीपट्टनम पे क्या करनी चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी। दूसरा रीजन ये है, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग के बारे में बता रहा ना। अब तीसरा रीजन यहाँ है कि जो इंडिया के अंदर जो लोकल रूलर था कुतुब शाही रूलर जो था वो कहाँ का था, गोलकुंडा का था। ये आपको ध्यान रखना है कि गोलकुंडा का रूलर जो कुतुब शाही था वो क्या था, मोनोपोली था। मतलब मोनोपोली का मतलब क्या करता था, वो अपना ही क्या करता था, सिर्फ ऑर्डर मानता था, किसी और की चीज मतलब नहीं सुनता था क्योंकि वो इतना पावरफुल था उस समय। तो उसने क्या करा था कि जो मसूलीपट्टनम जो है उसके अंदर जितने भी चीजों का ट्रेड होता था ना, जितने भी आइटम का क्या होता था, ट्रेड होता था, तो उनके ऊपर क्या लगाता था, अगर दूसरी मतलब कोई ट्रेड करेंगे उस समय, तो वो क्या करता था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था, अगर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी क्या करेगी, मतलब ट्रेड करना चाहेगी इंडिया के अंदर, तो क्या होगा, उन्हें क्या देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। और सब चीजें वो नहीं ले जा सकते, यूरोपियन जो ट्रेड करने के लिए जो इंडिया में आए थे वो मसूलीपट्टनम के थ्रू मतलब सब चीजें नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। और ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन का मतलब सारी चीजें वो मतलब ट्रेड नहीं कर सकते थे ये लोग, यूरोपियंस लोग, ठीक है, जो इंडिया के अंदर आए थे। इसके अलावा अगर वो ले भी जाते हैं कुछ चीजें, जैसे स्पाइसेस ले जाते हैं, टेक्सटाइल लगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो है ना कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा, ये जो है इसने क्या करा था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो होती है उसके ऊपर क्या, कुछ ट्रेड आइटम के ऊपर क्या लगा दिया था, टैक्सेस लगाया था। और कुछ चीजों को तो क्या कर दिया था, इंडिया से बाहर जाने पे क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना ना ये नाम कि किसने ऐसा किया था, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अब जो मसूलीपट्टनम जो थे उसके अंदर जो बहुत सारी मतलब कंपनी, मतलब जो ट्रेडिंग कंपनियां थी ना, जो मतलब बाहर से इंडिया के अंदर ट्रेड करने आती थी, प्लस इंडिया, ठीक है ना। और इसके अलावा इंडिया के जो लोकल जो जगह थी, मतलब जो लोकल लोग थे वो भी वहां पे ट्रेड करने आते थे, उनके बीच में क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, स्टिफ कंपटीशन था। ओके, तो इस मतलब अब ये तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में स्टिफ कंपटीशन था मसूलीपट्टनम के लिए, क्योंकि मसूलीपट्टनम जो है वो एक कोस्टल टाउन है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड करना ईस्टर्न साइड के अंदर, इंडियन के ईस्टर्न साइड के अंदर बहुत ईजी था, ठीक है ना। अब कौन कौन सी कंपनियों के अंदर मतलब कंपटीशन था, उसके नाम है द गोलकुंडा
है, द गोलकुंडा नॉवेल्स है, पर्शियन मर्चेंट है, तेलुगु कॉमेडी है, यूरोपियन ट्रेडर्स, मतलब ये जो लोग हैं वो मसूलीपट्टनम के अंदर ट्रेड करने के लिए मतलब जैसे कोई मरे जा रहे ना, तो ऐसी स्थिति थी, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए जाते, तो मसूलीपट्टनम इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरियस हो रहा था वहां पे, ठीक है। उसकी जो पॉपुलैरिटी हुई थी ना, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि क्यों वो इतना पॉपुलर हो रहा था, प्रॉस्पेरस हो रहा था मसूलीपट्टनम, क्योंकि वहां से जो ट्रेड करना था, मतलब एक तो ट्रेडिंग कंपनियां जो है वो सबके सब मसूलीपट्टनम पे के ऊपर क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। तो अगर कोई एक चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी नेचुरल होगी कि जो होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉपुलस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सब हुआ, उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मुगल एम्परर औरंगजेब का नाम आपने क्या करा, सुना होगा। उसने क्या करा था कि जो गोलकुंडा जो है उसके ऊपर क्या कर लिया था, 1686 से लेके 87 के बीच बीच में उसने क्या करा था, जो गोलकुंडा है उसके ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब औरंगजेब ने क्या करा, मतलब गोलकुंडा के ऊपर कब्जा कर लिया, इसका मतलब उसने क्या कर लिया, मसूलीपट्टनम के ऊपर क्या कर लिया, अपना पावर जो है वो मतलब अब जो मसूलीपट्टनम से जितना भी ट्रेड होगा वो कौन करेगा, औरंगजेब जो है उसको कंट्रोल करेगा। तो इसके कारण जो यूरोपियंस लोग होते थे उन्होंने क्या करा, मसूलीपट्टनम को तो छोड़ दिया और इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट, मतलब मसूलीपट्टनम को छोड़ दिया और उसके अलावा कोई दूसरी जगह को क्या करने लगे, देखने लगे कि मतलब अब तो मसूलीपट्टनम हमारे हाथ में नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा कोस्टल टाउन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने कौन कौन सी जगह पे मतलब किया, तो जो यूरोपियंस लोग थे उन्होंने बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई को क्या बनाया, मतलब की तरफ जाना जो है वो चालू किया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मसूलीपट्टनम की जो पॉपुलैरिटी थी, पॉस्पेरिटी थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और इसके बाद में क्या जो हुआ, मसूलीपट्टनम जो हो गया वो खत्म होना जो है वो चालू हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जो वो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मसूलीपट्टनम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश का जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, इसलिए डस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो इसको कंट्रोल करना चाहती है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई है, वो सारे पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये जो लास्ट पॉइंट जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये भी बहुत पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो मसूलीपट्टनम जो है वो क्यों डिक्लाइन हुआ, ठीक है ना। क्योंकि औरंगजेब ने क्या करा था, मसूलीपट्टनम के ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इसकी वजह से जो यूरोपियंस लोग थे वो बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई से क्या करने लगे, ट्रेड करने के लिए उन जगह पे जाने लगे। तो मसूलीपट्टनम की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई, तो वो डिक्लाइन धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन होना चालू हो गया, ठीक है ना। इतना आपको क्या करना है, यहाँ से ये सारे पॉइंट, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने फॉर्म में बताए हैं वो आपको क्या करने हैं, तैयार करने, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो, हाउ डिड द मुगल्स एक्सटेंड दियर कंट्रोल ओवर गोलकुंडा, मतलब जो मुगल्स लोग जो थे उन्होंने गोलकुंडा के ऊपर कैसे कब्जा किया, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर आपको ये जो मीर जुमला जो है वो नाम जो है वो आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट था वहां पे, मतलब एक पर्सन था जिसकी वजह से ही मुगल्स जो है वो गोलकुंडा के ऊपर क्या कर पाए, एनेक्स कर पाए, कब्जा कर पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि जो मुगल्स लोग जो है वो गोलकुंडा के ऊपर क्या कर रहे थे, कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उनका जो मुगल्स की तरफ से जो मीर जुमला नाम का एक आदमी था, जो क्या था, एक मर्चेंट था, उन्होंने क्या करा, जो डच लोग हैं, जो डच है और जो इंग्लिश लोग है, जो मतलब ठीक है ना, इनके बीच में क्या करा दी, फाइटिंग करा दी, ठीक है ना। तो डच और जो इंग्लिश लोग हैं, जो ब्रिटेन लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो क्या करने के लगे, आपस में लड़ने लगे। और उसका फायदा किसने उठाया, मीर जुमला ने उठाया, जो क्या था, मुगल था, ठीक है ना। तो इसका फायदा उठाकर मीर जुमला की वजह से की मतलब की वजह से मुगल्स लोग जो है वो किसके ऊपर मतलब गोलकुंडा के ऊपर कंट्रोल करने में क्या हुए, सफल हुए। तो मीर जुमला जो है वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। और इसके बाद में जब डच लोग और इंग्लिश लोग जो है जब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, तो उस समय औरंगजेब ने क्या कर दिया, गोलकुंडा पे अटैक कर लिया और कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद से ही जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है उन्होंने क्या करा, मसूलीपट्टनम जो है ना उसको छोड़ दिया। और कहा मतलब मसूलीपट्टनम छोड़ दिया था, और उसका दूसरा जो ऑल्टरनेट जो मतलब जहां से वो ट्रेड करते थे उसको क्या करने लगे, चीज ढूंढने लगे। जैसे हमारे को कोई चीज नहीं मिलती ना, तो हम बोलते हैं जैसे मुझे कोई बुक चाहिए, अगर ये बुक नहीं तो इसके ऑल्टरनेट में, इसकी मतलब जगह पे मैं दूसरी कौन सी चीज ले सकता हूँ। वैसे ही यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने मसूलीपट्टनम को छोड़ दिया और दूसरी चीज को मतलब जिससे वो ट्रेड कर सके उसको ढूंढना क्या किया उन्होंने, चालू किया, ठीक है ना। तो ये उसका भी आंसर जो है वो हो सकता है, ठीक है।
अब जो हमारा क्वेश्चन 3 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द पॉलिसी टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जो मसूलीपट्टनम के टाइम के ऊपर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या पॉलिसी मतलब वो फॉलो कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब मतलब ये देख रही थी कि मतलब ऐसी जगह के ऊपर मतलब वो ऐसी जगह से ट्रेड करना चाहती थी जहां पे उनको क्या मिले, पॉलिटिकल पावर भी मिले, कमर्शियल पावर भी मिले, इसके साथ साथ में उस जगह के वहां का क्या मिले, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी मिले। ठीक है ना। तो इन ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, ये जो है आपको इस आंसर के अंदर स्पेशली क्या करना है, मेंशन करना है कि मतलब इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना वो पॉलिसी थी, वो मतलब उनका आइडिया था कि मतलब ऐसी जगह पे वो ट्रेड करेंगे जहां पे जिस एरिया के ऊपर जैसे उनको क्या हो, पॉलिटिकल पावर भी मिले, कमर्शियल पावर भी मिले और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है उनका खुद का हो वहां पे, मतलब कोई भी इंडिया वहां का जो लोकल रूलर हो वो उसको कंट्रोल ना करे। मतलब कंट्रोल कौन करेगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही उस ट्रेडिंग एरिया को क्या करेंगे, पॉलिटिकली भी कंट्रोल करेंगे, कमर्शियली भी कंट्रोल करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये पॉलिसी के थ्रू क्या कर रहे थे, वो इंडिया के अंदर क्या कर रहे थे, अपना ट्रेड कर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये पॉलिसी अपनाई और इंडिया के अंदर क्या हो गए, वो सेट हो गए। ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड विलियम मैथड डिस्क्राइब मसूलीपट्टनम, जो एक मतलब ये जो क्रॉनिकलर है विलियम मैथवर्ल्ड, उसने मसूलीपट्टनम के बारे में क्या बताया। तो उसने बोला कि जो मसूलीपट्टनम जो है वो गोलकुंडा का क्या है, मेन पोर्ट है। ठीक है। उसने बताया कि जो मसूलीपट्टनम छोटा है लेकिन बहुत ही क्या है, पॉपुलर है, छोटा है लेकिन पॉपुलर है। लेकिन उसने उसमें बताया कि ये अनवॉल्ड है, मतलब ये कोई फोर्टिफाइड सिटी नहीं है और इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है वो कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें बताई। और उसके अंदर बताया कि ये जो है इसके अंदर ये कोस्टल टाउन तो है लेकिन यहाँ पे ये पुअर फिशर टाउन के अंदर उसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया। और उन्होंने बताया कि जो लोग मर्चेंट जो आते थे उनके मतलब जो मर्चेंट वहां पे ट्रेड करने के लिए आते थे उनको क्या करना पड़ता था, रोड के ऊपर ही रहना पड़ता था। जैसे सूरत के अंदर हमने क्या देखा था कि रेस्ट हाउसेस वगैरह बनाए थे, लेकिन ऐसी फैसिलिटी जो है वो मसूलीपट्टनम के अंदर नहीं थी, जबकि इतना बड़ा ये ट्रेडिंग सेंटर था। लेकिन वहां पे जो मतलब ट्रेड करने के लिए लोग बाग आते थे, बाहर से आते थे। ठीक है ना। और इंडिया के अंदर अंदर से भी जो आते थे उनके लिए मतलब कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका टॉपिक था इसलिए। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको अब क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करेंगे। और क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने 9th और 10th के भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। ठीक है। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके। और ये हमारा है वीडियो का पार्ट नंबर 6 और जिसका टॉपिक रहेगा आज आपका न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। ओके। इस टॉपिक के अंदर हम न्यू टाउन्स, मतलब अभी तक हमने तंजावुर टाउन देखा है, सूरत टाउन देखा है, हम्पी टाउन देखा है, मसूलीपट्टनम टाउन देखे हैं। लेकिन अब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आ गए हैं, नए ट्रेडर्स आ गए हैं जिन्होंने मतलब ट्रेड करने के लिए कुछ ऐसे नए टाउन जो हैं मतलब उस समय बने थे, जिनके नाम है मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास। उसके बारे में हम क्या करेंगे, वो कौन सी सेंचुरी के अंदर बने, क्यों बने, वो सारा जो है इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, हम कवर अप करने वाले हैं। और कौन से नए ट्रेडर्स जो हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके। तो इस वीडियो के बाद में, देखने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या काम क्या करने वाले हैं, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और क्या करेंगे, अपने जो फ्रेंड्स है क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट है या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, ये वीडियो जो है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1। ओके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ये आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड इंग्लिश ट्रेडर emerge as most successful commercial and political power of the subcontinent। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंग्लिश ट्रेडर थे। ओके। इंग्लिश ट्रेडर का मतलब क्या है, जैसे इसके अंदर आएंगे जैसे इंग्लिश का मतलब हो गया ब्रिटेन वाले आ जाएंगे। ठीक है। डच जो है, डच ट्रेडर है, फ्रेंच ट्रेडर है, इन्होंने हमारे इंडिया के अंदर कैसे मतलब जो है वो
मतलब जो ट्रेड करना जो था ना, मतलब कैसे वो ट्रेड करने के लिए मतलब कैसे वो आए थे, फिर और उन्होंने कैसे अपनी पॉलिटिकल पावर जो है वो इंडिया के अंदर करी थी, एस्टेब्लिश करी थी, वो आपको क्या करना है इसके आंसर में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी सेंचुरी के अंदर, कौन सी सेंचुरी के अंदर यूरोपियन कंट्रीज जो होती थी वो ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर आई थी। तो वो सेंचुरी का नाम आपको पता होना चाहिए कि 16th एंड 17th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे। और क्या चीज का ट्रेड करने के लिए, मतलब क्या लेने के लिए वो आए थे हमारे इंडिया के अंदर, कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से जो हमारे इंडिया के अंदर जो स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, मतलब ठीक है ना। तो इनको लेने के लिए, मतलब स्पाइसेस मतलब मसाले और कपड़े का व्यापार करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आई थी, ठीक है। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज जो मतलब ठीक है ना लेने आई थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ में क्या हुआ कि हमारे इंडिया मतलब इन चीजों के लिए स्पाइसेस और टेक्सटाइल के अंदर जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इतना पॉपुलर हुआ कि यूरोप के लोग, मतलब यूरोप और वेस्ट एशिया के जो दोनों के लोग जो है वो हमारे इंडिया के अंदर धीरे धीरे क्या हो गए, स्पाइसेस और टेक्सटाइल लेने के लिए इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर ये बताया गया है कि ट्रेड करने मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे यूरोप वाले आए, वेस्ट एशिया वाले आए, फिर मतलब इंग्लिश जैसे ब्रिटेन वाले आए, डच वाले आए, फ्रेंच वाले, ये सब जो है वो हमारे इंडिया के अंदर क्या लेने आए थे, मतलब स्पाइसेस और जो टेक्सटाइल है इस ये सब चीज मतलब इन चीजों का ट्रेड करने आए थे। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ट्रेड के बहाने तो आए, बिजनेस के बहाने आए, लेकिन अपने इंडिया हमारे इंडिया के अंदर क्या बना ली, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर दी, डेवलप कर दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश वाले आए तो इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, डच वालों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, फ्रेंच वालों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। ईस्ट इंडिया का मतलब ये ईस्टर्न साइड से इंडिया के अंदर आए थे, इसीलिए उन्होंने जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है ना वहां पे अपनी अपनी क्या बना दी, कंपनीज बना दी, ठीक है। अब क्यों बना दी, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या करना चाहते थे, कमर्शियल एक्टिविटी को क्या करना चाहते थे, बिजनेस को क्या करना चाहते थे, अपने बिजनेस को क्या करना चाहते थे, वो बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इतना इजी थोड़ा ना था, ठीक है। तो क्यों इजी नहीं था उसका आंसर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर भी क्या थे, ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन थे, जैसे मुल्ला अब्दुल गफार था, वर्जी वोरा नाम के दो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे, जिसके पास में क्या थी, खुद की ही बहुत ज्यादा क्या थी, शिप थी, ठीक है। तो मतलब शुरू शुरू के अंदर जब ये बाहर की जो यूरोपियन कंपनी थी, जो दूसरे बाहर के जो ट्रेडर्स थे वो इतने आसानी से हमारे इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि उन्हें मुल्ला अब्दुल गफार और व्रज वोरा जैसे जो लोगों से क्या करना पड़ता था, कॉम्पीट करना पड़ता था, ठीक है ना। तो ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो थे ना वो खुद ही क्या थे, बहुत ही ज्यादा इनके पास में बहुत नंबर ऑफ क्या थी, शिप्स थी, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो ये जो दूसरी कंपनियां, जो बाहर वाली जो कंपनियां थी वो जल्दी से मतलब नहीं हुई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, ये जो यूरोपियन कंपनीज थी जो बाहर की, उनके पास में क्या थी, इनकी खुद की क्या थी, नेवल पावर थी, ठीक है। नेवल पावर का मतलब होता है कि इनके पास में सेना मतलब शिप वगैरह तो थे, इसके साथ साथ में क्या थे, वेपन्स वगैरह थे, हथियार वगैरह थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन ट्रेडर्स जो थे, इंडियन ट्रेडर्स को उन्होंने क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर ये जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको क्या कर दिया कि मतलब अपने कंट्रोल में करके उन्हें क्या बना लिया, अपना एजेंट बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्यों मतलब ये पूरा आपको बताना है। तो इस वजह से जो इंग्लिश जो ट्रेडर्स जो थे, मतलब जैसे डच है, यूरोपियन है, ब्रिटेन लोग हैं, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो गए, कमर्शियली और पॉलिटिकल जो मतलब क्या हो गए, उनको पावर मिल गई। क्यों, क्योंकि उनके पास में क्या थी, नेवल पावर थी। नेवल पावर का नाम आपको ध्यान रखना ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में ये जो हमारे इंडिया के अंदर जो मतलब जो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे उनके नाम आपको जो है वो पता रखने हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर कौन सी सेंचुरी के अंदर आई थी वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्यों आई थी वो आपको ध्यान रखना है। फिर कौन कौन से जो मतलब कंपनियां जो है उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, क्यों बनाई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर मतलब हमारे इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो दो ग्रेट इंडियन
ट्रेडर के नाम आपको बताने हैं, जो जिसकी वजह से स्टार्टिंग के अंदर ये कंपनियां जो है वो मतलब इनको इन लोगों से क्या करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था। इसकी वजह से पहले तो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन बाद में ये जो यूरोपियन कंपनीज जो थी, बाहर की जितनी भी कंपनियां थी, उनके पास क्या थी, नेवल पावर के साथ साथ उनके पास में शिप वगैरह थे। शिप तो हमारे पास में भी थे, लेकिन उनके पास वेपन्स होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो ये आपको क्या करना है, अगर उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स को कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने क्या कर लिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कमर्शियल मतलब बिजनेस ट्रेड मतलब के हिसाब से भी वो क्या हो गए, मतलब पावरफुल हो गए। और मतलब अगर उनके पास में मतलब बंदूकें वगैरह है, हथियार वगैरह है, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, जो वहां के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो रूलर्स वगैरह थे, उनको भी क्या कर लिया, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया। और वहां की जितने भी मतलब जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होते थे, वो सब क्या लेते थे, वो इंग्लिश ट्रेडर्स ही जो क्या करते थे, वो लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें आपको बताना है कि एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर्ड इन क्राफ्टमैनशिप इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। मतलब जो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो क्राफ्ट वाले जो वर्क मतलब जो लोग थे, उनके मतलब क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि पहले तो क्या होता था कि जैसे जैसे ये बताया गया है कि जो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर क्या था कि जो हमारे जो क्राफ्ट का जो वर्क था, उसके अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। क्यों हुआ एक्सपेंशन, क्योंकि जो क्राफ्ट का वर्क है, फॉर एग्जांपल जैसे टेक्सटाइल है, ठीक है, वीविंग है, टेक्सटाइल है, ठीक है ना। तो जैसे टेक्सटाइल मतलब जो टेक्सटाइल का जो कपड़ा होता है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा कि जो क्राफ्ट जो होगा उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसके काम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी कपड़ा बनाना है, तो सबसे पहले उसमें अंदर स्पिनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले धागा बनाना पड़ेगा, फिर उसको वीव करना पड़ेगा, मतलब धागे से कपड़ा बनाना पड़ेगा, फिर उस कपड़े को ब्लीच करना पड़ेगा, उसमें मतलब उसको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मतलब फिनिशिंग देनी पड़ेगी, फिर डाइंग कलर। तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए टेक्सटाइल के अंदर। तो ये जो चारों डिपार्टमेंट जो है मतलब क्राफ्ट के अंदर क्या हुए, वो डेवलप हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ये स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग ये डिपार्टमेंट डेवलप हो रहे हैं क्राफ्ट के अंदर, ये नए नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या हुए, इस काम के अंदर क्या हो गए, इन्वॉल्व होना जो है वो चालू हुए। ठीक है, अब इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल जो था, वो जो डिजाइन जो है वो काफी क्या हो गई, रिफाइंड हो गई, मतलब काफी मतलब बहुत अच्छी होने लगी। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन जो थे, वो क्या हुए, अब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो टेक्सटाइल जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, लेकिन इसी 17th और 18th सेंचुरी के अंदर, मतलब दिस पीरियड का मतलब 17 18 सेंचुरी के अंदर, ये जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन थे, उनका डिक्लाइन होना भी क्या हो गया था, मतलब इनकी जो लिबर्टी थी, इनकी जो आजादी थी, वो छीन गई थी। अब उसके रीजंस आपको बताने हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। तो अभी हमने देखा कि नए नए जो ट्रेडर्स थे, जैसे यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, इंग्लिश ट्रेडर्स जो है, वो हमारे इंडिया के अंदर क्या हो गए, कमर्शियली और पॉलिटिकल जी क्या गए, मतलब एमर्ज होके आए थे। तो उन्होंने क्या करा कि ये जो मतलब जितने भी ये जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनको एडवांस ऑर्डर के ऊपर क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल जैसे इनको बोल दिया कि आज तुम्हें 2000 मीटर कपड़ा बनाना है, लेकिन पैसे देंगे या नहीं देंगे ये पक्का नहीं है। ठीक है ना, पहली चीज तो ये है कि मतलब ये जो मतलब जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनको एडवांस ऑर्डर वाले सिस्टम पे क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। ठीक है, अब दूसरी चीज ये थी कि मतलब ये जो मतलब जो क्राफ्टमैन होते थे, मतलब जैसे वीवर्स लोग होते थे, उनको अपना सामान बेचने की, और अपना सामान बनाने की खुद मतलब वो मतलब लिबर्टी नहीं थी, वो आजादी जो है उन्होंने क्या ले ली थी, इंग्लिश ट्रेडर वालों ने मतलब इनसे छीन ली थी। मतलब वीवर्स लोग जो है वो अपना कपड़ा जो है नहीं बना सकते थे, और मतलब बना तो सकते ही नहीं थे, उसके साथ साथ में वो बेच भी मतलब अगर बना भी लिया तो वो उसको बेच नहीं सकते थे। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि ये उनकी जो ये आजादी थी ना, क्योंकि इंग्लिश ट्रेडर्स लोग जो थे उनको ये मतलब करने नहीं देते थे। ठीक है, अब जो तीसरा ये था कि मतलब तीसरा ये था कि ये जो व्यूअर्स लोग होते थे, उनको वही डिजाइन का कपड़ा बनाना
पड़ता था, जो मतलब कंपनी के जो एजेंट जो है वो पास करते थे वही कपड़ा उन्हें बनाना पड़ता था। इसके अलावा कोई दूसरा जो है वो अपनी मतलब खुद का मतलब पसंद का कपड़ा वो नहीं बना सकते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है ना कि क्या क्या चेंजेस आए थे, तो पहले तो ये जो मैंने ये पहले के जो 3 पॉइंट बताए, जैसे ये वाला पॉइंट बताया, इंक्रीज वाला बताया, मोर एंड मोर पीपल बताया, इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन, ये जो बताया ना ये तो पहले फैसिलिटी थी उनको, लेकिन जो बाद में ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये इनके अंदर 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो चेंजेस आए वो तीनों चेंजेस जो है वो ये आपको क्या करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, हाउ डिड बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास सी राइज इन 18th सेंचुरी। इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो 18th सेंचुरी जो थी उसके अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और जो मद्रास है वो कैसे मतलब नए टाउन्स कैसे बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है, जैसे मैंने बता ही दिया है, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर कौन से नए टाउन जो है वो एमर्ज हुए थे, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, अब इसके बाद में आपको जो है अपने आंसर के अंदर ब्लैक टाउन के अंदर बारे में बताना है, फिर उसके बारे में बताना है व्हाइट टाउन के बारे में। ठीक है, तो ये तो टाउन तो बन ही गए थे, लेकिन इसके अंदर इन नई जो नई सिटीज बनी थी इनको किसने बनाया था। ठीक है, और फिर उस नई जो सिटी बनी थी उसके अंदर 2 तरह के हिस्से बना दिए थे, 2 टाउन बना दिए थे वहां। ठीक है ना, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो अब ये जो नए टाउन बने थे उसके अंदर क्या करा था कि जो यूरोपियन कंपनी जो थी उन्होंने क्या कर दिया, ब्लैक टाउन्स बनाए। अब ये जो ब्लैक टाउन्स होंगे मतलब उसके अंदर कौन से लोग रहेंगे, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे मर्चेंट है, आर्टिशंस लाइक वीवर हैं, वो कहाँ पे रहेंगे, ब्लैक टाउन वगैरह मन में, मतलब जो ब्लैक टाउन मतलब एक जगह का नाम हो गया, मतलब सिटी के अंदर एक जगह जहाँ पे वीवर्स लोग रहेंगे, मर्चेंट लोग रहेंगे, तो उसको बना दिया ब्लैक टाउन। ठीक है, अब ये जो ब्लैक टाउन है ये तो मैंने बताया, इसके अलावा जो जैसे वहाँ के नेटिव ट्रेडर्स है, मतलब जो वहाँ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव ट्रेडर्स हैं उस सिटी के अंदर, और वहाँ उस सिटी के अंदर जितने भी क्राफ्ट पर्सन है वो सब क्या रहेंगे, ब्लैक टाउन के अंदर रहेंगे। मतलब इंडिया के जो है, इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, इंडिया के जो लोग हैं, मतलब उन्होंने कुल मिला के डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दिया था। किसने, जो यूरोपियन कंपनीज जो थी ना, जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में वो कमर्शियली पॉलिटिकली वो इंडिया के अंदर क्या हो गई, रूल करने लगे। ठीक है ना, तो उन्होंने हमारे इंडिया में आकर ऐसा किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खुद के लिए क्या किया कि मतलब जो व्हाइट रूलर्स होते थे, मतलब जो यूरोपियन कंपनी के जो रूलर्स होते थे, उन्होंने खुद के लिए व्हाइट टाउन बनाए। ठीक है, व्हाइट टाउन का मतलब होता है कि मतलब जो रहने की जो अच्छी अच्छी जो जगह होती थी ना, मतलब जैसे मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज है, मतलब मद्रास के अंदर जो सेंट फोर्ट जॉर्ज किला है, और जो कलकत्ता के अंदर जो फोर्ट सेंट विलियम है, वहां पे मतलब जो अच्छी अच्छी जगह होती थी सिटी के अंदर, जैसे मद्रास है, कलकत्ता है, जैसे बॉम्बे है, जहाँ पे मतलब उनको जो सुपीरियर रेजिडेंस, मतलब जो अच्छे से अच्छी जगह पे तो क्या रहते थे, वो व्हाइट रूलर्स जो है, मतलब जो यूरोपियन कंपनी के जो रूलर्स होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूलर्स होते थे, वो लोग जो है वो अच्छी जगह पे रहते थे, तो उन जगहों को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट टाउन के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो सिटी थी, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, इनके अंदर ये नई सिटी तो बनी थी, लेकिन उसके अंदर ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स नाम के मतलब जगह बनने लगी। ठीक है, ब्लैक टाउन के अंदर जो इंडिया के नेटिव रूलर्स रहेंगे, नेटिव ट्रेडर्स रहेंगे, क्राफ्ट पर्सन रहेंगे, और जो ब्लैक लोग होंगे, मतलब छोटे मोटे जो लोग होते हैं ना जिनका कलर डार्क वार्क होता है, वो सब ऐसी जगह पे रहेंगे। ठीक है, और व्हाइट टाउन के अंदर कौन रहेंगे, व्हाइट रूलर्स रहेंगे। ठीक है, और कुछ व्हाइट मतलब ये व्हाइट टाउन का मतलब होता है अच्छी जगह, ब्लैक टाउन का मतलब खराब जगह से समझ लीजिए, इन द सेंस ये होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ जो व्हाइट टाउन है, व्हाइट रूलर जहाँ पे रहते थे, उन जगह के नाम दिए हुए हैं मद्रास और कलकत्ता के अंदर, वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक पिक्चर बताती हूँ जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा। जैसे ये पिक्चर जो है वो किसकी है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी मद्रास का ले लीजिए, कलकत्ता, बॉम्बे, कोई भी एक जगह मान लीजिए, तो ये जितने भी अच्छी अच्छी जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, यहाँ पे कौन से रूलर रह रहे हैं, व्हाइट रूलर रह रहे हैं, मतलब ये व्हाइट टाउन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब ये जो यहाँ के जो हमारे इंडिया के जो नेटिव रूलर्स वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे मतलब ये जो मजदूरी का काम नहीं होते हैं, मतलब सामानों को उठाने करने का है, जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा वगैरह करनी है, ये सारे काम जो कर, क्या करते थे, यूरोप मतलब करते थे। मतलब ये जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स होते थे, मतलब काम तो करते थे, लेकिन जैसे
गधा मजदूरी नहीं होती है, मतलब काम तो बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उनके मतलब उसके बदले उनको बहुत कम क्या मिलता था, पैसा मिलता था। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि वो जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो इतने स्ट्रांग थे, उनके पास वेपन्स थे, हथियार थे, तो हम उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका पूरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। किसको करना है, क्लास 7 के स्टूडेंट है, जो ये आपके फ्रेंड्स ओलंपियाड्स की तैयारी करने हैं, उनको लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में क्या करनी है, मतलब उनको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।